फिलॉसफी का सबसे बड़ा ये है कि इसके बारे में ना एक फियर है कि फिलॉसफी बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है। वो बहुत थोड़े स्टूडेंट्स रखते थे जब हमारा टाइम था, उस वक्त 40 स्टूडेंट्स, फिर बाद में भी थोड़े स्टूडेंट्स। लेकिन रिसेंटली नंबर इस तरह के आए हैं फिलॉसफी में कि बच्चों का रुझान जो है ना इस तरफ बढ़ गया। उसकी वजह यह है कि फिलॉसफी में नंबर लेना आसान काम है। शुरू से ही जो लोग फिलॉसफी रखते आ रहे हैं उनको नंबर ठीक मिलते हैं, क्योंकि फिलॉसफी ये नहीं है कि आपने कोई लंबे जवाब लिखने हैं या कोई सब्जेक्टिव पेपर है बड़ा लंबा। ये मैथमेटिकल टाइप है, इक्वेशंस टाइप है। आपने सीधी जो बात है 4 सफ़ों पे बयान कर दी, आपको उसने पूरे मार्क्स देने हैं, इसमें नंबर नहीं कटते लार्जली फिलॉसफी में। दूसरा ये है कि फिलॉसफी के अंदर जो फियर है इसका इसकी प्राइमरी वजह टर्मिनोलॉजीज, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, ऑन्टोलॉजी, डीओंटोलॉजी, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, टाइम, स्पेस, मैटर, आइडियाज। तो वो बड़े डिस्टर्बिंग से हैं, क्योंकि एक्सपोजर नहीं है लाइफ में, कभी ये चीजों को देखा नहीं है, तो डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजीज हैं। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से ऑर्गेनाइज रखें अपने माइंड के अंदर के जो बेसिक्स 15 से 20 कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आप लोगों को वो सही समझ है तो आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि कैसे हम फिलॉसफी में नंबर अच्छे ले सकते हैं, क्या मेथोडोलॉजी होनी चाहिए प्रिपरेशन के लिए। पढ़ा मैं सकता नहीं, क्योंकि मेरा इशू है कि मैं काफी ज्यादा बिजी होता हूँ। मेरी सर्विस है सुबह 9 से लेकर रात 9 बजे तक, अनसर्टेनिटी है। तो ये आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किया है कि चले जिन लोगों ने पढ़ना है उनको समझ आ जाए कि क्या तैयारी किस मेथोडोलॉजी के साथ करनी है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज, जो मेन चीज है कि फिलॉसफी की डेफिनेशन क्या है। अगर हम इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लेना तो फिलॉसफी लार्जली आपको इसकी समझ आ जाती है। फिलॉसफी को कहा जाता है कि ये मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स है, क्योंकि दुनिया में जो सबसे पहला इल्म परवान चढ़ा वो फिलॉसफी है। इस 2 लफ्जों पे मबनी है ये। एक है फाइलो सोफिया, ये दोनों ग्रीक्स वर्ड्स हैं। अब फलसफे की इब्तिदा जो है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है और समझनी चाहिए और पढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर फलसफे की इब्तिदा, अगर ये सबसे पहला सब्जेक्ट है तो इसकी इब्तिदा हुई ग्रीक्स में 570 बीसी में। तो यही उन्होंने नाम दिया। फाइलो मींस लव, सोफिया मींस विजडम। अब विजडम क्या है? विजन ऑफ ट्रूथ। ये इसको डेफिनेशन जो है वो प्लेटो ने दी थी। उसका ही स्टेटमेंट है कि नथिंग इज नोबलर देन द लव ऑफ ट्रूथ। जो यूनानी लोग थे वो फलसफे की को और इसकी स्टडी को वो अपनी परवान पे ले गए, पिनेकल पे ले गए, कि उसमें जो प्लेटो और अरिस्टोटल है उसका इन्फ्लुएंस तकरीबन 2000 साल और रहा इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड के ऊपर, और अभी तक भी है। तो उसमें जो फिलॉसफी की इब्तिदा है ये ग्रीक्स में हुई 570 बीसी में। 570 बीसी में कहते हैं कि थेल्स एक ग्रीक्स इंटेलेक्चुअल था जिसने फिलॉसफी को बर्थ दी। कैसे? उससे पहले जो था वो सवाल किया जाता था दुनिया के कुछ फिलॉसफी के बुनियादी क्वेश्चंस हैं। बुनियादी क्या है कि ट्रुथ क्या है, हम ट्रुथ किस तरीके से सीख कर सकते हैं, ट्रुथ की क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, हमने जो ट्रुथ समझा उसको जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं। तो उसके पहले सारी इंटरप्रिटेशंस डिवाइन दी जाती थी। मुख्तलिफ सोसाइटीज थी, सिविलाइजेशंस थी, जहां पे मल्टीप्लिसिटी ऑफ गॉड्स का कॉन्सेप्ट था। जैसे ग्रीक्स में मुख्तलिफ किस्म के गॉड्स थे, उसके अलावा जो बेबीलोनियन सिविलाइजेशन है वहां पे थे, इजिप्शियन में थे। तो वहां पे सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशन थी कि जो भी चीज की ओरिजिनेशन है, मूवमेंट है, क्रिएशन है, वो डिवाइन है। इन्होंने पहली दफा नेचुरल दी कि नेचर के अंदर से ढूंढते हैं कि दुनिया की एक नेचुरल एवोल्यूशन कैसे हुई। जैसे इसने थेल्स ने कहा, सवाल इसने उठाया जिसको कहते हैं कि फलसफे की बर्थ हुई, वो था व्हाट इज द फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनिवर्स, के कायनात का बुनियादी जिस चीज प्रिंसिपल क्या है, कौन सी ऐसी चीज है जिसके ऊपर सारी कायनात खड़ी है। तो उसने कहा वाटर। उसने कहा अगर हम पानी को देखें, वाटर इज लाइफ,
वाटर में फ्लेक्सिबिलिटी है, तीनों स्टेजेस में चला जाता है। उसके अलावा अगर हम ये देखें जो यूनिवर्स की एवोल्यूशन की थ्योरी है, तो पहले हीलियम बना, हीलियम के बाद वाटर बना, वाटर के बाद फिर यूनिवर्स क्रिएट हुई। मींस कि उसकी इंटेलेक्चुअल आउटरीच थी कि उसने देखा वाटर है। उसके बाद मुख्तलिफ यूनानी आए और उन्होंने बताते रहे कि कोई किसी ने कहा एयर है, किसी ने कहा कुछ है, किसी ने कहा आइडियाज है, और वहां से फिलॉसफी की मुख्तलिफ ब्रांचेस जो है वो बन गई। अच्छा, ये तो हो गया फलसफे को पढ़ने और समझने के लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से फिलॉसफी वाहद मेरी नजर में एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसके अंदर 8 से 10 डिफाइंड क्वेश्चंस हैं, एरियाज हैं कि उनमें से क्वेश्चंस आने हैं। वो अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से हैं और कौन कौन से वो एरियाज हैं जिनमें से क्वेश्चंस आते हैं। उससे पहले थोड़ा सा ब्रीफ आप फिलॉसफी की ब्रांचेस, बड़े मुश्किल से वर्ड है, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, ऑन्टोलॉजी, एथिक्स, पॉलिटिक्स। तो फिलॉसफी की जो सबसे पहली ब्रांच है वो है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स का क्या मतलब है कि बेसिकली फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनिवर्स क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है, क्या। अब इसमें मल्टीपल स्कूल्स ऑफ थॉट है। एक है मटीरियलिज्म के मादियत है, मैटर है, और मैटर की जो आपस में कंपोजिशन और डीकंपोजिशन है, इसके ऊपर यूनिवर्स खड़ी है, उसको हम बोलते हैं मटीरियलिज्म। रियलिटी है और स्कूल को बोलते हैं मटीरियलिज्म। दूसरा है आइडिया। अच्छा, आइडिया बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अगर हम इंसानों का और जानवरों का मुआवजा करें तो इंसानों में एक ही चीज है, वो आइडियाज बना लेते हैं। जैसे मोरल आइडियाज हैं, गुड है, बैड है, पॉलिटिक्स है। जैसे वो क्या कहते हैं, कॉर्पोरियल आइडियाज हैं, चेयर का आइडिया मीन्स कि एक तो चेयर इधर पड़ी हुई है ना, एक यूनिवर्सल चेयर का आइडिया हमारे माइंड में है, जिसका मतलब वो आइडिया की बुनियाद क्या होती है, एसेंस। एसेंस क्या है कि बुनियादी चीज जिसके ऊपर खड़ी है। जैसे चेयर का आइडिया क्या है कि बैठ सके, उसका पर्पस क्या है। जैसे सोसाइटी का आइडिया, उसकी एसेंस क्या है, म्यूचुअल बेनिफिट, कि एक आदमी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, मुख्तलिफ लोगों को मिलके सेल्फ सफिशिएंस एक्वायर करनी पड़ती है, उससे सोसाइटी बन जाती है। आइडियाज, इसको बोलते हैं आइडियलिज्म। फिर एक स्कूल ऑफ थॉट है, वो कहता है कि जो बुनियादी हकीकत है उसका नहीं पता चल सकता, कि इंसान की जो सोच है, उसकी अकल है, उसकी इतनी आउटरीच ही नहीं है कि वो ये जान सके कि फंडामेंटल क्या है, अननोएबल। इसको बोलते हैं स्केप्टिसिज्म। फिर एक स्कूल ऑफ थॉट है जो कहता है सोल है, रूह। सोल और आइडिया अब पहले एक ही चीज था प्लेटो के टाइम पे, लेटर ऑन जब इस्लामिक फिलॉसफी आई इसने इसको ज्यादा डिफरेंशिएट कर दिया। इसको बोलते हैं मिस्टिसिज्म। एक स्कूल ऑफ थॉट है जो कहता है मूवमेंट है, कि जो बुनियादी चीज है वो मूवमेंट है, हर चीज हरकत में है, जिसको बोलते हैं डायलैक्टिकलिज्म। मींस ये 5 बेसिक स्कूल्स ऑफ थॉट है। ये मेटाफिजिक्स मेन ब्रांच है, उसके अंदर मटीरियलिज्म, आइडियलिज्म, स्केप्टिसिज्म, मिस्टिसिज्म, डायलैक्टिकलिज्म। इन पे सेपरेट क्वेश्चन भी आ जाता है, 5 नंबर का भी आ जाता है। और अगर वो फिलोसफर किसी के ऊपर पूछ ले, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आइडियलिज्म देखें तो प्लेटो सबसे पहला आइडियलिस्टिक फिलोसफर था। जो इस्लामिक फिलोसफी है वो आइडियलिज्म प्लस मिस्टिसिज्म है। फिर मॉडर्न वर्ल्ड में जो जर्मन आइडियलिज्म है, कांट, उसके अलावा हैगल। तो इसी तरह मटीरियलिज्म है, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, मॉडर्न यूरोपियन फिलॉसफी, जिसके अंदर हॉब्स, लॉक और ह्यूम आ जाते हैं, जिन्होंने मॉडर्न मटीरियलिज्म दी। तो मैं आगे आपको बताता हूं कि कैसे आप चार्ट बना के फिलॉसफी को बड़ा इजीली याद कर सकते हैं, कि इसको चार्ट्स बना बना के भी आप कर सकते हैं। मेन है मेटाफिजिक्स। अच्छा, अब मेटाफिजिक्स ये है कि आप क्लेम करते हैं कि क्या है, होने को मैटर भी हो सकता है, आइडिया भी, अननोएबल भी, मूवमेंट भी,
या फिर सोल भी। अब अगली चीज है कि हमें पता कैसे लगा ये क्या है, हाउ डू वी नो, उसको बोलते हैं एपिस्टिमोलॉजी। मींस के ये लफ्ज डिफिकल्ट इस वजह से लगते हैं क्योंकि ये ग्रीक्स के ओरिजिनेटेड है, उनकी जुबान के, अदरवाइज इजी है चीजें। एपिस्टिमोलॉजी, एपिस्टिमोलॉजी, हाउ डू वी नो। अच्छा, अब इसके भी मुख्तलिफ चीजें हैं। एक है वो कहता है कि रीजन है, हम अक्ल से सब कुछ जानते हैं। अक्ल क्या है कि हम चीजों को क्लासिफाई कर लेते हैं, उनकी अरेंजमेंट कर लेते हैं, जैसे ये प्राइमरी आइडिया, ये सेकेंडरी आइडिया, ये टर्शरी आइडिया, उसकी ऑर्गेनाइजेशन कर लेते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन करने के बाद हम उसकी क्रॉस एवेल्युएशन कर लेते हैं। दूसरा है एक्सपीरियंस, सेंसेस के नॉलेज जो है वही सच है जो हम अपनी सेंसेस से एक्वायर करते हैं। 5 सेंसेस है हमारी, टच की सेंस है, हियर आप देख सकते हैं, विजन है, स्मेल है, तो सेंसेस से जो नॉलेज आता है इसको बोलते हैं रैशनलिज्म। फिलॉसफी में लार्जली जो रैशनलिस्टिक एपिस्टेमोलॉजी है वो आइडियलिस्टिक मेटाफिजिक्स रही है, क्योंकि आप रीजन है, रीजन से जान सकते हैं, तो रीजन जो है वो इंटरप्ले ऑफ आइडियाज है। एक्सपीरियंस हम सिर्फ मैटर का कर सकते हैं, आइडियाज को हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, उसका एक्सपीरियंस मेंटल एक्सपीरियंस है, 5 सेंसेस से रिलेटेड नहीं है। तो इसको बोलते हैं एम्पिरिसिज्म, जो सेंसेस वाला होता है, और ये मटेरियलिज्म के साथ जाता है। एक दो छोटी मोटी डेविएशंस हैं, वो जब मैं मॉडर्न वर्ल्ड पे बताऊंगा वहां पे है। बाकी लार्जली अगर वो पूछता है कि प्लेटो आइडियलिस्टिक था, तो आप कंफर्म रखिए कि वो साथ रैशनलिस्ट भी था। अगर वो मटीरियल एम्पिरिसिज्म की फिलॉसफी का पूछता है, समझ लें कि मटीरियलिज्म है, क्योंकि हम सेंसेस से सिर्फ मैटर को जान सकते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ, अगर आपको ये पता हो, जैसे मैटर, आइडिया, टाइम, स्पेस। अब टाइम, टाइम एक ऐसा आइडिया है, फिलॉसफी में आप हर फिलोसोफर की डेफिनेशन आप टाइम की देखेंगे, वो सेंट ऑगस्टीन ने कहा कि टाइम समझने में सबसे आसान है और समझाने में सबसे मुश्किल आइडिया है। तो वैसे टाइम, अब जो नेचुरली हम टाइम को लेते हैं वो ये है कि जो सीक्वेंसिंग ऑफ मूवमेंट ऑफ नेचर है, जैसे डेज, मंथ्स, ईयर्स के जो नेचर की मूवमेंट हो रही है उसको आपने न्यूमेरिकली कर दिया कि आगे उसके ईयर्स बना दिए, 2000 BC एक डिफरेंशिएशन कर दिया, ये टाइम है। लेकिन एक आपका साइकोलॉजिकल टाइम भी है कि आप ड्रीम्स देखते हैं तो वहां पे टाइम प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है, तो वो एक साइकी के साथ टाइम रिलेटेड है। वो इसकी मुख्तलिफ डिमेंशन है, जैसे इकबाल जो है उस पे इस पे क्वेश्चन भी आता है कि उसका जो अप्रिशिएटिव टाइम, साइकोलॉजिकल टाइम की वो बात करता है। इसी तरह स्पेस, स्पेस ये वो है कि जिसके अंदर मूवमेंट होती है, जैसे ये एक फिजिकल स्पेस है, जिन लोगों से मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ डिजिटली, वो डिजिटल स्पेस है। एक जो आइडियाज का रेयाम है, इंटेलेक्चुअल स्पेस, जो आपके माइंड के अंदर है स्पेस। तो ये स्पेस का आपको पता हो, थोड़े डिफिकल्ट है शुरू में क्योंकि वो एक्सपोजर नहीं होता इन चीजों के साथ, तो डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन जब आपको थोड़े समझ आ जाए तो इसकी इंपोर्ट आपके हर सब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है। मींस कि अगर आपने इस्लामिक फिलॉसफी, इस्लामिक थियोलॉजी ठीक तरीके से पढ़ी, आपकी इस्लामिक स्टडीज अच्छी होती है। अगर आपको ऐसे फिलॉसफी में लॉजिक एक पूरे ब्रांच है, अगर आपकी लॉजिक ठीक है तो आपका जो एसे है वो उठ जाता है। इसी तरह जो पॉलिटिकल साइंस है उसका पेपर 1 है, वो है ही पॉलिटिकल फिलोसफर्स, प्लेटो, अरिस्टोटल, लॉक, हॉब्स, रोसो। इसी तरीके से जो यूरोपियन हिस्ट्री है, यूरोपियन हिस्ट्री की जो मॉडर्न मूवमेंट है वो मतलब स्टार्ट होती है फ्रेंच रेवोल्यूशन से, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीछे क्या था, यूरोपियन फिलोसफर्स। तो इसकी इंपोर्ट बहुत ज्यादा है फिलोसफी की मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के ऊपर। इसी तरह बाकी भी जैसे आइडियाज हैं मुख्तलिफ, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, एथिक्स से रिलेटेड मैं आगे बात करता हूँ। ये बेसिक आइडियाज अगर आपको पता है ना कि सब्सटेंस क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है, उसके बाद रिलेशन क्या होता है, क्वांटिटी, क्वालिटी,
ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आपको ये ठीक आते हैं, मुख्तलिफ फिलोसफर्स ने 5-5 6-6 प्रेमिसेस दी हैं। फिलोसफी के अंदर ये नहीं है कि फिलोसफर्स ने कोई किताबें लिखी हैं, किताबें उन्होंने एक्सप्लेनेशन के लिए लिखी हैं, लेकिन बुनियादी उनके जो आर्गुमेंट्स होते हैं वो 4 से 5 लाइनों पे होते हैं। जैसे वो जो बर्कले पे हर साल क्वेश्चन आता है उसकी सब्जेक्टिव आइडियलिज्म के ऊपर, उसकी 6 प्रेमिसेस हैं, टोटल 6 लाइनों में सारी उसकी फिलोसफी है। अगर आप वो 6 लाइनें ठीक पता है, आपने उसकी एसोसिएशन ठीक कर दी है, जो वो चीज पूछ रहा है वो आपके नंबर ठीक आ जाएंगे। अच्छा, अब ये एपिस्टेमोलॉजी में रीजन, एक्सपीरियंस, फिर इंट्यूशन। इंट्यूशन ये होता है कि आपको इनहेरेंटली पता है, जैसे सोल से नॉलेज, ये मिस्टिक्स का नॉलेज, रूहानियत के। जैसे इंट्यूशन की पीक है प्रोफेसी, कि जो प्रॉफिट को नॉलेज था, मतलब वो डायरेक्टली वो उनकी सोल के अंदर रिटर्न था। तो ये इसमें सोल का होता है और ये मिस्टिसिज्म से रिलेटेड है। फिर एक स्कूल है जो कहता है कि नॉलेज जो है वो हो ही नहीं सकता, अननोएबल है, वही स्केप्टिसिज्म। इन ब्रांचेस के ऊपर अब इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ एपिस्टेमोलॉजी पे क्वेश्चन आ जाएगा। अब आपने डिटरमिन करना है, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो एपिस्टेमोलॉजी क्या है, और ये इसके मेन फिलोसफर्स और ये मेन बंदे हैं, 2 सफे। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है फिर उसकी ओरिएंटेशन और हो जाएगी। अच्छा, रैशनलिज्म पे क्वेश्चन आ सकता है, एम्पिरिसिज्म पे क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट नोट 5 नंबर का। तीसरी ब्रांच इसकी है ओंटोलॉजी। अब ओंटोलॉजी भी लफ्ज ऐसे ही है जैसे बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन ये क्या है कि जो एग्जिस्टेंस है उसकी नेचर, ओरिएंटेशन, रियलिटी क्या है। कि फॉर एग्जांपल अगर आइडियाज एग्जिस्ट हैं तो उसकी क्वालिटीज या एट्रीब्यूट्स क्या हैं। जैसे आइडियाज के 10 क्वालिटीज या एट्रीब्यूट्स प्लेटो ने बताए कि यूनिवर्सल है, इम्यूटेबल है, इम्यूटेबल के टाइम एंड स्पेस में चेंज नहीं होते। कि आइडियाज, अगर चेयर का आइडिया जो आज से हजारों साल पहले था वो आज भी वही है, एथिक्स का आइडिया जो हजारों साल पहले था आज भी वही है। ये ओंटोलॉजी में करैक्टरिस्टिक्स हैं। इसी तरह मैटर के क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, टाइम की क्या डिमेंशंस हैं, स्पेस की क्या है, और सबसे बड़ा व्हाट इज बीइंग। अब 2 तरह की रियलिटी है ना, एक रियलिटी है सब्जेक्टिव रियलिटी सेल्फ, एक है ऑब्जेक्टिव रियलिटी, ये जो वर्ल्ड एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसके क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं और इसके क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे मॉडर्न फिलोसफिकल मूवमेंट एग्जिस्टेंशियलिज्म, तो वो ओंटोलॉजी से ड्राइव हुई है। तो इसमें बीइंग के क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे 21 में क्वेश्चन है या 20 में है इकबाल की ईगो का, खुदी का। तो वो जो खुदी के करैक्टरिस्टिक्स हैं कि खुदी पर्पसफुल है, खुदी डायरेक्टिव एनर्जी है, खुदी डायनेमिक है, खुदी वो क्या कहते हैं गॉड से इमिनेट हुई है। तो वो सारे करैक्टरिस्टिक्स हैं इसके बीइंग के, वही है जो प्लेटो ने कहे थे आइडियलिज्म की। सिर्फ क्या है, थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज चेंज हो गई है, वर्ड्स चेंज हो गया, क्योंकि 2000 साल में लैंग्वेज काफी ज्यादा और डेवलप हो गई है। तो अगर आपको मतलब इसमें फिलॉसफी का ये कि अगर आपको बेसिक्स पता है ना कि आइडियलिज्म क्या है, तो चाहे वो इकबाल की आइडियलिज्म है, चाहे वो बर्कले की आइडियलिज्म है, चाहे वो हेगल की आइडियलिज्म है, चाहे वो प्लेटो की आइडियलिज्म है, आप उसमें से एक एक थोड़ी सी डिफरेंशिएशन के साथ उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ज़हन में रख सकते हैं। अच्छा, ओंटोलॉजी के बाद अगली जो इसमें ब्रांच है वो है एथिक्स, कि हमें सब पता चल गया कि क्या है, अब इसका हमारी जात से क्या लेना देना। कि ये तो हमें पता चल गया कि दुनिया ये है, आइडियाज हैं, आइडियाज मूव करते हैं टाइम के अंदर, इम्यूटेबल है, यूनिवर्सल है, लेकिन इसका मेरे सेल्फ से क्या लेना देना। अब इसके ऊपर भी 5 स्कूल ऑफ थॉट है। एथिक्स, मोरालिटी का बेसिक है कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, कि हमने लाइफ में क्या, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस क्या है,
या प्लेयर किस तरह मिलता है। तो इसमें 5 स्कूल है। नंबर 1 है डिवाइन, कि अल्लाह ताला ने बता दिया कि ये अच्छा है ये बुरा है और इसको इस तरीके से ही रखना है। इसको हम कहते हैं थियोलॉजिकल। जो रिलीजन की फिलोसफिकल स्टडी है उसको ये लफ्ज यूज करते हैं थियोलॉजी। या इस्लाम में एक फिलोसफी पीएमएस में क्वेश्चन भी आता है कि इस्लामिक थियोलॉजी, मुअत्तज़िलाइट्स और अशाराइट्स 2 बड़े स्कूल ऑफ थॉट्स थे। अच्छा, उसके बाद दूसरा है वर्चू। वर्चू ये ग्रीक्स ने वर्ड दिया था। इसका क्या है कि अच्छा वो है जो आपकी कैपेसिटी है, कि जो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। कि एक डॉक्टर के लिए अच्छा ये है कि वो एथिकली अपने पेशेंट्स को चेक करे और उस स्किल को और ज्यादा इंप्रूव करे। एक पॉलिटिशियन के लिए अच्छा ये है कि वो लोगों के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करे। एक साइंटिस्ट के लिए अच्छा ये है कि वो इसको और ज्यादा जो है ना वो नई इन्वेंशंस करे और लोगों को टेक्नोलॉजिकली फैसिलिटेट करे। इसको बोलते हैं रैशनल डिटर्मिनिज्म। ये सोक्रेटिक्स एथिक्स वर्चू। रैशनल डिटर्मिनिज्म क्या, कि रीजन डिटरमिन करती है, आपकी अकल आपको बताती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा, आपने उसको किस तरीके से जो है वो डिफरेंशिएट करना है। हैप्पीनेस क्या है, जैसे ये कहते थे कि जैसे वो जो लोग इंस्टिंक्ट से ड्रिवन है उनके लिए हैप्पीनेस है फुलफिलमेंट ऑफ मटेरियल सोर्सेज। जो रैशनल है, जिनका मतलब जो सोच जिनकी डोमिनेट है रैशनल सोल, उनके लिए नॉलेज और विजडम जो है वो हैप्पीनेस है। तो ये आगे फर्दर इसकी स्टडी है। एथिक्स से एक क्वेश्चन लाजमी आता है। एक क्वेश्चन या वो 10 नंबर का दे देगा पार्ट में, या पूरा 20 नंबर का क्वेश्चन दे देगा। फिर मोरल ड्यूटी, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। ये इमैनुअल कांट का था आइडिया। किसी हद तक ये डिवाइन एथिक्स के साथ रिलेट करता है कि हमारे अंदर एक इनबिल्ट मैकेनिज्म है जो हमें कंपेल करता है कि आपने अच्छा करना है, कि आपने अगले ह्यूमन बीइंग को एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट करना है, ना कि एज ए मीन ट्रीट करना है टू मीट योर ऑन डिजायर्ड एंड्स। उसको एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट करना है। ये कांट का आइडिया था। उसके बाद चौथा है कॉन्सिक्वेंशलिज्म, कि अच्छा वो है जिसके ज्यादा बेनिफिशियल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इसको यूटिलिटेरियनिज्म भी कहते हैं। मॉडर्न यूरोपियन जो डेमोक्रेसी है वो यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल्स के ऊपर इवॉल्व हुई। बेंथम का ये आइडिया था कि जो मेजोरिटी को, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए बेनिफिट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करे वो अच्छा है। और एक है आखिरी रिलेटिविज्म, कि अच्छा और बुरा जो है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, सोसाइटी टू सोसाइटी, कल्चर टू कल्चर, नेशन टू नेशन वेरी करता है। ये एसोसिएटेड है मॉडर्न डीकंस्ट्रक्टिविज्म की फिलॉसफी के साथ जो दरीदा ने दी थी। अब देखें सारों की इंपोर्ट आपके बाकी सब्जेक्ट्स, ये अपने आप में पूरी एक एक आइडियोलॉजीज है। अच्छा, इसके बाद इसी तरह फिर एथिक्स के बाद आ जाता है पॉलिटिक्स, के पॉलिटिकल फिलॉसफी। स्टेट अच्छी कौन सी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इस पे भी एक 5 नंबर या 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। पॉलिटिकल फिलॉसफी पे कम क्वेश्चन पूछता है, ज्यादातर वो 10 नंबर का ही कोई ना कोई सब टॉपिक पूछ लेता है कि, और ज्यादातर उसमें भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है या प्लेटो की आइडियल स्टेट क्या है। कि बेसिकली पॉलिटिक्स क्या है कि आपने फिलॉसफी से इल्म लिया, उससे बेस्ट पॉसिबल पॉलिटिकल एसोसिएशन क्या है, क्या वो डेमोक्रेसी है, क्या वो अथॉरिटेरियनिज्म है, क्या वो रिपब्लिक है, वो क्या है, ये पॉलिटिकल फिलॉसफी है। तो ये मुख्तलिफ इसकी वो ब्रांचेज हैं। इन सारी ब्रांचेज में से क्वेश्चन आता है। अब आपने इसको तैयार कैसे करना है। अगला क्वेश्चन आ गया ना कि अब हमने फलसफे को तैयार कैसे करना है। फलसफे को तैयार करने के लिए ये है कि आपको थोड़ा सा टाइम ग्रीक फिलॉसफी को ज्यादा देना चाहिए।
सबसे पहले तो आपने जो चीज समझनी है कि फिलॉसफी को क्रोनोलॉजिकली तैयार करना है। क्रोनोलॉजिकल से क्या मुराद है कि आपने जैसे जैसे फिलॉसफी या मूवमेंट्स या कॉन्सेप्ट्स तारीख में आते गए उनको उसी तरीके से क्लासिफाई करके करना है। कि जैसे सबसे पहले ग्रीक फिलॉसफी है। ग्रीक फिलॉसफी में अब लार्जली लोग तैयार शुरू करते हैं प्लेटो से। पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझने के लिए और सब्सिक्वेंट फिलॉसफी को तैयार करने के लिए हमें थेल से स्टार्ट करना चाहिए। वो 3 से 4 सफे की रीडिंग कहीं से भी मिल जाती है, वो बुक भी है, मैं बताता हूँ अभी कौन कौन सी बुक्स हैं जहां से आप मटेरियल उठा सकते हैं। तो वहां पे क्या है कि थेल्स के बाद एनेक्सिमेंडर आया, एनेक्सिमीन्स आया, एनेक्सिमीन्स के बाद पाइथागोरस आया, एलिएटिक्स आए जिसमें पार्मेनाइड्स था, जीनो था, उसके बाद फिर वो सोफिस्ट आए, फिर सोक्रेटिस आया। तो वो आपको उनकी बेसिक प्रिसेप्ट्स का पता होगा। जैसे सोफिस्ट जो है उनकी मॉडर्न यूटिलिटेरियनिज्म के साथ एक एसोसिएशन है। जैसे हेराक्लिटस है तो उसकी मॉडर्न डायलेक्टिकल आइडियलिज्म हेगल की जो थी उसके साथ एसोसिएशन है। जैसे एंशिएंट ग्रीक्स में एटॉमिस्ट थे तो उनका मॉडर्न मटेरियलिज्म के साथ रिलेशन है। तो अगर आप उसको सवाल कर रहे हैं तो वो सवाल पूछता है कि मटेरियलिज्म क्या है, तो आप कहते हैं ओरिजिन ऑफ मटेरियलिज्म जो है वो एटॉमिस्ट की फिलॉसफी से हुआ, जिन्होंने कहा कि दुनिया में मैटर और स्पेस रियलिटी है और कंपोजिशन और डीकंपोजिशन होती है। तो जो एग्जामिनर है उसको वो एक नेचुरल है कि वो कहेगा कि यार ये पढ़ के आया, इसको अंडरस्टैंडिंग है कि सबसे पहले एटॉमिस्ट फिलॉसफी मटेरियलिज्म, फिर एपिक्यूरियनिज्म, फिर उसके बाद मॉडर्न यूरोपियन मटेरियलिज्म जिसमें हॉब्स और लॉक बड़े नाम है। इसी तरीके से आइडियलिज्म है तो लोग प्लेटो से उसको स्टार्ट करते हैं। हालांकि आइडियलिज्म का जो ट्रू फादर था वो पार्मेनाइड था, प्लेटो से 100 साल पहले आया तकरीबन, और प्लेटो की किताब भी है पार्मेनाइड्स के नाम से। तो पार्मेनाइड, फिर प्लेटो, फिर उसके बाद डिकार्ड के बाद मॉडर्न वर्ल्ड में फिर जो ये बर्कले के बाद हैगल कांट और हैगल, ये इस तरीके से। तो ग्रीक फिलॉसफी को आपने चाहिए कि थेल्स टू सोक्रेटिस करें। फिर पीएमएस और का जो पेपर 2 है और सीएसएस का पेपर है, इसका तकरीबन कोर्स सेम है। जो पीएमएस का पेपर 1 है वो उसमें सारा इस्लामिक फिलॉसफी आता है। तो एक आधा क्वेश्चन जो है वो ओकेजनली, लार्जली नहीं आता लेकिन ओकेजनली ग्रीक्स में से आ जाता है। पीएमएस के पेपर में लाजमी देता है वो, सीएसएस के पेपर में नेसेसरली नहीं देता। लेकिन आपको बेसिक फिलॉसफी जो है उसकी प्लेटो की और अरिस्टोटल की आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो इस्लामिक फिलॉसफी है सारी वो इन दो फिलोसोफर्स की फिलोसफिकल स्टडीज की इंटरप्रिटेशन है। मतलब इससे वो आगे नहीं गए, इसको इंटरप्रेट किया, इसको हार्मोनाइज किया कुरानिक फिलॉसफी के साथ। तो ये आपको थोड़ा सा इसका पता होना चाहिए। उसमें जैसे प्लेटो है तो प्लेटो ने बताया व्हाट इज फिलॉसफी, प्लेटो ने ये बताया फिलोसोफर कौन है, प्लेटो ने ये बताया कि आइडियाज क्या हैं, आइडियाज की टाइप्स क्या हैं, आइडियाज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो वहां से सारी आइडियलिज्म तैयार हो जाती है। अरिस्टोटल ने क्या बताया, बेसिक कैटेगरीज क्या है, जैसे सबस्टांस क्या होता है, टाइम क्या होता है, स्पेस क्या होती है, रिलेशन क्या है, क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी क्या है। और अरिस्टोटल ने साथ में बताया कि जो थ्योरी ऑफ कॉजेशन है कि मतलब अगर आप पानी पिए तो आपकी जो हंगर है या थर्स्ट है वो खत्म हो जाती है। मतलब हर चीज का कॉज एंड इफेक्ट है। वो बिग बैंग हुआ तो यूनिवर्स की क्रिएशन हुई, तो मैकेनिकल कॉज भी होती है और टेलियोलॉजिकल कॉज भी होती है। ये भी आप मतलब ये अब बार बार इसका वास्ता पड़ता है। एक होती है मैकेनिकल कॉज, ये साइंस से रिलेटेड है कि कॉज जो है वो ब्लाइंड होती है और उसका कोई ना कोई इफेक्ट हो जाता है। जैसे जो बादल का बनना है उसकी वो ये है कि जो एवेपोरेशन होती है, वो जो साइकिल है। टेलियोलॉजिकल कॉज है एंड। ये ज्यादा मटेरियलिज्म के साथ एसोसिएटेड है। ये जो है वो
आइडियलिज्म के साथ एसोसिएटेड है। कैसे, मैं बताता हूं। जैसे आपके ज़हन में एक आइडिया है चेयर, अगर हम उसकी मैकेनिकल कॉज देखें तो कहेंगे पहले किसी बंदे ने एक्सपीरियंस किया, बैठा, उसको बैठने से कंफर्टनेस फील हुई, उसने स्लोली जो चेयर बनानी शुरू कर दी। आइडियलिज्म ये है, टेलियोलॉजिकल काज है कि एक बंदे के ज़हन में परफेक्ट आइडियल चेयर का कॉन्सेप्ट है, और आज तक की जो चेयर बनाने की प्रैक्टिस है वो उस गोल को, उस एंड आइडिया को, उस फाइनल आइडिया को मीट करने का वो एक अटेम्प्ट है, एक एफर्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल हम वो प्लेटो की यूटोपिया, आइडियल रिपब्लिक, एक परफेक्ट आइडिया है जिसकी तरफ पूरी सोसाइटी ने मूव करना है, कि ये जो टेलियोलॉजिकल कॉज है, एंड कॉज है, फाइनल कॉज है, ये सोर्स ऑफ मूवमेंट है। दूसरे में ये है कि नेचर की मैटर है और मैटर ब्लाइंडली मूव कर रहा है, और उसके मिलने से जो है मुख्तलिफ चीजें इवॉल्व हो जाती हैं। जैसे इनके नजदीक इंसान का बनना लिखा था, कि आइडिया था नेचर में और इंसान बन गया। इनके नजदीक ये है कि इंसान का बनना एक एक्सीडेंटल था, मुख्तलिफ स्पीशीज की आपस में इंटरेक्शन होती गई और अल्टीमेटली इंसान आ गया। तो ये दो किस्म की कॉज है। अगर आपने मटेरियलिज्म और आइडियलिज्म को ठीक तरीके से समझ लिया ना, तो फिलॉसफी का आपका तकरीबन आधा कोर्स कवर हो जाता है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द ही सारी चीजें घूमती हैं। अच्छा, ग्रीक फिलॉसफी के बाद, ग्रीक फिलॉसफी में अरिस्टोटल के बाद फिर फिलॉसफी नहीं डाई डाउन हो गई, क्योंकि फिलॉसफी यह है कि एक लिबरल इंटेलेक्चुअल इन्वायरमेंट में जन्म लेती है, कि फिलॉसफी वहां पे जहां पे आप सवाल कर सकें, जहां पे आप कुछ नया सोच सकें, जहां पे आइडियाज की इंटरेक्शन हो। तो जहां जहां थोड़ी सी लिबरलिज्म हुई, अब लिबरलिज्म कहां पे आती है, जहां पे मर्केंटाइल सिविलाइजेशन है, अर्बन लोग रहते हैं, कि आइडियाज की मोनोपोली नहीं है, कि कोई एक क्लास है और उसकी मोनोपोली ऑफ ट्रूथ है। जैसे क्रिश्चियनिटी में प्रीस्टहुड था, इसी तरीके से एंशिएंट बेबीलोनिया में उनके जो प्रीस्ट थे, तो वो किसी को अल्टरनेट बात नहीं करने देते थे। तो जहां पे अल्टरनेट बात, आइडियाज का डिसएग्रीमेंट स्टार्ट होता है और प्रोलॉन्ग रहता है, तो वहां पे फिलॉसफी जन्म लेती है। तो दोबारा फिलॉसफी ने जन्म लिया इस्लामिक सिविलाइजेशन में। उसकी वजह यह है कि अगर हम कुरान पाक को पढ़े तो उसके अंदर ये जो फिलोसफिकल क्वेश्चन है कि खुदा की जस्टिफिकेशन, दुनिया कैसे बनी, दुनिया क्या है, दुनिया के क्या एट्रीब्यूट्स हैं इंसान का, और दुनिया का क्या ताल्लुक है, इंसान का एंड क्या है, तो वो सारे फिलोसफिकल क्वेश्चंस जो हैं वो कुरान ने रेज भी किए और एड्रेस भी किए। तो वहां से इम्पटिस मिला इस्लामिक सिविलाइजेशन को। तो इस्लामिक सिविलाइजेशन में पीएमएस पेपर 2 में से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे इस्लामिक सिविलाइजेशन में सबसे पहले तो कुरान का जो फिलोसफिकल क्वेश्चंस है, पहला कुरान, दूसरा थियोलॉजिकल स्कूल्स। इसमें दो स्कूल्स थे, मोज़्ज़लाइट्स और अशाराइट्स। मोज़्ज़लाइट 5 से 7 क्वेश्चन है कि जस्टिस क्या है, यूनिटी क्या है, कुरान की नेचर क्या है, एथिक्स की ओरिएंटेशन क्या है, 5 से 7 क्वेश्चन है। मोज़्ज़लाइट्स ने उसकी रैशनल इंटरप्रिटेशन की है, इंटेलेक्चुअल इंटरप्रिटेशन की है, और जो अशाराइट्स हैं उन्होंने उनकी रिलीजियस इंटरप्रिटेशन की है। तो यहां से 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन लाजमी आता है। फिर उसके बाद फिलोसफर्स, फिलोसफर्स में अल किंदी, फराबी, सीना। सीएसएस में भी कभी कभी एक आधा क्वेश्चन आ जाता है इनमें से, और पीएमएस में लाजमी क्वेश्चन आता है। तीनों की तकरीबन फिलॉसफी एक तरह की। अगर आपने प्लेटो और अरिस्टोटल की फिलॉसफी ठीक तरीके से पढ़ी है, उसकी आपको बेसिक्स पता है, तो ये बेसिकली इंटरप्रिटेशन है उसकी। कि जैसे सीना की जो थ्योरी ऑफ नॉलेज है वो लार्जली अरिस्टोटेलियन है, जो फराबी की थ्योरी ऑफ नॉलेज है वो लार्जली प्लेटोनिक है, और जो अलकिंदी है ये बेसिकली अरिस्टोटेलियन था। फिर उसके बाद गजाली वर्सेस रुश्द, इब्न रुश्द, ये इनका एक मकालमा था। इसने लिखी तोहफतुल फलसफा, डिस्ट्रक्शन ऑफ फिलॉसफी। इसने उसका जवाब दिया तोहफतुल तोहफात, डिस्ट्रक्शन ऑफ डिस्ट्रक्शन। इस पे लाजमी क्वेश्चन आता है पीएमएस में। यहां के बाद फिर एक टाइम आया जब
1258 के बाद इस्लामिक सिविलाइजेशन भी डाई डाउन होगी, तो फिलॉसफी का चैप्टर यहां भी क्लोज हो गया। लेकिन यहां इस इस्लामिक फिलॉसफी से यूरोपियन रिनाइसा ने जन्म लिया कि यूरोप में इटालियन स्टेट्स थी, वीनस और 5-6 और थी उधर साथ साथ, जो वो क्या कहते हैं, जब मकियावली का टाइम था, रिनाइसा का टाइम था, तो वहां से वो रिपब्लिकन से रिनाइसा ने जन्म लिया और उस फिलॉसफी की 150 साल की मूवमेंट के बाद मॉडर्न यूरोपियन फिलॉसफी आ गई। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया। अगर मॉडर्न यूरोपियन फिलॉसफी जो है, इसमें से लार्जली 3 क्वेश्चंस आते हैं, चाहे पीएमएस का पेपर 2 है, चाहे सीएसएस का पेपर है, और 4 भी आ सकते हैं, लेकिन 3 कम से कम है। इसमें क्या था कि 5, सबसे पहले डिकार्ड आया, जिसको कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न फिलॉसफी। इसकी फिलॉसफी को कहते हैं रैशनल आइडियलिज्म। इसने क्या किया, थोड़ा सा समझ लें कि इस पे क्वेश्चन तकरीबन हर साल आता है। इसने ये किया कि पहले तो डाउट किया कि आज तक जो पढ़ा ये सारा गलत है। इसकी क्वेश्चन भी आया, डाउट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, कि जो पढ़े हर चीज पे क्वेश्चन की, कि हम अपने नॉलेज पे क्वेश्चन की, अपनी एग्जिस्टेंस पे की। लेकिन वो एक लंबी उसकी फिलॉसफी है, वो कहता है जिस पे आप अपने सेल्फ पे और अपने सेल्फ की रीजनिंग के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते, कि मैं हूं, मैं सोच रहा हूं। इसका था आई थिंक देयरफॉर आई एम, जिस पे ऑब्जेक्टिव भी आता है, कोगिटो अर्गो सम, आई थिंक देयरफॉर आई एम। इसी वजह से बोलते हैं रैशनल आइडियलिज्म, कि रीजनिंग के ऊपर, मतलब अब इसकी एपिस्टेमोलॉजी होगी रैशनलिज्म, एग्जिस्टेंस मेटाफिजिक्स होगी आइडियलिज्म। वहां से ही आपको क्लियर है। अच्छा, अब ये कहता था कि दुनिया अगर हम देखें तो 2 चीजें, मतलब इसने डुअलिज्म क्रिएट की, फिलोसफिकल डुअलिज्म, कि मैटर भी एग्जिस्ट करता है और आइडियाज भी एग्जिस्ट करता है। मैटर का क्या काम है, मोशन, आइडियाज का क्या काम है, थिंकिंग। इन दोनों की आपस में इंटरेक्शन क्या होती है, वो ये नहीं एक्सप्लेन कर सका, लेकिन इसने ये चीज बताई। इसको फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफर भी कहते हैं। इसमें मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज के साथ भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे कार्टेशियनिज्म भी कहते हैं, इसकी फिलोसफी को कार्टेशियनिज्म कहते हैं। कोगिटो अर्गो सम दे देगा कि कोगिटो अर्गो सम से क्या मतलब है, लेकिन क्वेश्चन ये है। आगे मैं एक पेपर आपको करवा के दिखाता हूँ कि आप फिलोसफी का पेपर है, आपने ढूंढना कि कहां से उसने क्वेश्चन पूछा, वहां से फिर आपकी खुद ही लाइन जो है ना वो सेट हो जाएगी। अच्छा, डिकार्ड आया, डिकार्ड के बाद हॉब्स आया। हॉब्स पे क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन हॉब्स को समझना जरूरी है। अगर आपकी पॉलिटिकल साइंस है साथ, तो अगर आप हॉब्स की फिलॉसफी पढ़ी है तो पॉलिटिकल साइंस में आपके अच्छे मार्क्स हैं या आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप, क्योंकि वो फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी है हॉब्स। इसकी थी इंपीरिकल मटीरियलिज्म। अब देखें, ये भी ऐसी एक्सप्लेन है कि मैटर एग्जिस्ट क्या करता है, मैटर। आपको उसका पता कैसे चलता है, एक्सपीरियंस के साथ, कि आप सेंसेशन से नॉलेज गेन करते हैं और नॉलेज आपको बताता है क्या चीज एग्जिस्ट करती है, 2 ही, मैटर और मूवमेंट। इसी को वो फिर इसी से वो अपनी जो साइकोलॉजिकल इगोइज्म है वो डेवलप करता है, कि जो हमारे अंदर मूवमेंट है वो 2 तरह की है, या प्लेयर की तरफ है, या पेन, मतलब पेन को अवॉइड करना है और प्लेयर को सीख करना है। और वो साइकोलॉजिकल इगोइज्म के ऊपर वो फिर अपनी एक अथॉरिटेरियन स्टेट एरेक्ट करता है। कि बेसिकली फिलॉसफी वैसे सबसे पहले आएगी मेटाफिजिकल प्रेमिसी, जो भी फिलॉसफर है वो पहले बताएगा एग्जिस्ट क्या करता है, फिर उसकी एपिस्टेमोलॉजिकल जस्टिफिकेशन देगा, उसके बाद फिर उसकी ऑन्टोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन देगा कि क्या जो एग्जिस्ट करता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसमें से बीइंग क्या है, फिर उसकी लॉजिक को वो बताएगा। अब लॉजिक भी 2 तरह की है, लॉजिक में भी क्वेश्चन आता है, लॉजिक से याद आ गया, इंडक्टिव और डिडक्टिव। जो मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी है, जो इंपीरिकल फिलॉसफी है, वो कहती है नॉलेज इंडक्टिव है। इंडक्टिव क्या है कि आप पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाते हैं, कि सबसे सादा मिसाल, क्रो ए इज ब्लैक,
दूसरा कौवा देखा वो भी काला, तीसरा देखा वो भी काला, चौथा भी काला। इट मीन्स के ऑल क्रोज आर ब्लैक। आपके पास एक पेटी है आमों की, आपने देखा एक आम वो भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है, आप कहते हैं ऑल मैंगोज आर नॉट रोटन, सब ठीक है। ये बोलते हैं इंडक्टिव लॉजिक। दूसरा है डिडक्टिव लॉजिक। डिडक्टिव लॉजिक क्या है? जर्नल प्रेमिसेस है और उसमें से आप पर्टिकुलर लेते हैं। जैसे मैन इज अ रैशनल एनिमल। आपका नाम क्या है? बिलाल। बिलाल इज अ मैन, सो बिलाल इज अ रैशनल एनिमल। कि जर्नल के ऊपर आप पर्टिकुलर प्रेमिसी जो है वो अप्लाई कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद वो फिर अपनी एथिक्स बताएगा और उस एथिक्स पे फिर पॉलिटिक्स बताएगा। ये वाला सीक्वेंसिंग है। अच्छा, हॉब्स के बाद फिर आया तीसरा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तकरीबन हर साल क्वेश्चन आता है। इसकी फिलॉसफी बड़ी मजेदार है, सब्जेक्टिव आइडियलिज्म। सॉरी एक सेकेंड, इधर तीसरा है जॉन लॉक। इसकी फिलॉसफी है रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म। ये रिप्रेजेंटेटिव इस वजह से ये कहता है कि जो एग्जिस्ट करता है वो तो मैटर ही है और हम उसको इंपीरिकल वे से आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन जो एग्जिस्ट करता है और जितना हम जान सकते हैं उसके दरमियान एक दीवार है। वो दीवार आप नहीं क्रॉस कर सकते कि आपके जो आइडियाज हैं, जो एक्सप्लेनेशन है, वो रियलिटी की रिप्रेजेंटेशन है, एक्चुअल रियलिटी नहीं है। जैसे वो कहता है कि कुछ प्राइमरी है कुछ सेकेंडरी है। जैसे सॉलिडिटी, जैसे इसकी जो लेंथ है, ये प्राइमरी क्वालिटीज है। इसका कलर, इसका टेक्सचर जो है वो सेकेंडरी क्वालिटी है। तो सेकेंडरी क्वालिटी जो है वो सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव क्या? पर्सन टू पर्सन वेरी करती है कि किसी को किसी चीज का टेस्ट बेटर लगता है, किसी को किसी चीज का बेटर लगता है। अच्छा, अब ये जब रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म है तो किसकी रिप्रेजेंटेशन ज्यादा वैलिड है? मतलब हर बंदा रियलिटी को, इधर इतने लोग हैं सारे रियलिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो किसकी रिप्रेजेंटेशन वैलिटी है? मेजोरिटेरियन प्रिंसिपल। इसी वजह से इसको फादर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं। यहां से इसने डेमोक्रेसी की जस्टिफिकेशन दी कि प्रोबेबिलिटी है। जब आप एक्चुअल एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते तो फिर प्रोबेबिलिटी है कि ये चीज इस तरीके से है। वो प्रोबेबिलिटी की स्टैंडिंग क्या है? मेजोरिटेरियनिज्म। कि अगर 20 लोग हैं तो 11 लोगों को लगता है कि ये स्काई ब्लू है तो फिर ब्लू है। ठीक हो गया? ये नाम से इसके मतलब अगर आप इनके नामों को याद रखेंगे वहां से फिलॉसफी इसकी आ जाएगी। उसके बाद बर्कले, बिशप बर्कले, ये क्या कहता है? सब्जेक्टिव आइडियलिज्म। इसका बड़ा मजेदार वो प्रिंसिपल है, टू बी इज टू बी परसीव्ड। कि जो रियलिटी है उसकी बेसिस परसेप्शन है। अब परसेप्शन क्या होती है? अब इसको मैं समझाता हूं आपको। जैसे हमारा सोचने का, हमारा चीज को समझने का, सबसे पहले हमारी सेंसेशन है। पांचों सेंसेशन यूज हुई, हमने देखा ये, मतलब फॉर एग्जांपल सुनने की, देखने की, टच करने की, स्मेल करने की, सेंसेशन से क्लासरूम का आइडिया बनाया कि सेंसेशन से बनेगा प्राइमरी आइडिया। आगे फिर उसकी परसेप्शन है कि ये जो प्राइमरी आइडिया है, कि जो आप सेंसेशन के जरिए आइडिया क्रिएट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं परसेप्शन। जैसे फॉर एग्जांपल के स्काई ब्लू है, ये आपकी परसेप्शन है। इंसान रैशनल एनिमल है, ये परसेप्शन है, प्रेमिसी है। प्रेमिसीज के इंटरप्ले से आप बनाते हैं कॉन्सेप्शन। अच्छा, एम्पिरिकल कहते हैं यहां से इब्तिदा होती है। ये कहते हैं कि ये सोर्स है, लेकिन जो रैशनलिज्म वाले कि जो आइडिया बनाता है वो रीजन बनाता है। तो ये जो सब्जेक्टिव आइडियलिज्म बर्कले वाला है वो कहता है कि अगर सेंसेशन ना होती
तो हम किसी भी चीज का नॉलेज नहीं एक्वायर कर सकते। कि फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करें आपकी पांचों सेंसेस नहीं है तो आप किसी भी रियलिटी को जान नहीं सकते। कि रियलिटी की एग्जिस्टेंस सेंसेशन के ऊपर है। सेंसेशन क्या है? एक इंटरनल मैकेनिज्म है कि एग्जिस्ट जो करता है वो आइडियाज ही करते हैं, लेकिन आइडियाज की जो एग्जिस्टेंस है वो हमारे माइंड के ऊपर प्रीमाइज्ड है। ये थोड़ा सा इसका आइडिया डिफिकल्ट है, लेकिन जब आप इन सारों को पढ़ के आएंगे फिर आपको समझ आ जाएगी। इसके ऊपर क्वेश्चन लाजमी आता है, हर साल आता है। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको डिटेल में आपको समझा सकूं। मैं ये बता दूंगा कि कैसे पढ़ सकते हैं। फिर बर्कले के बाद अच्छा ये पांचवा ह्यूम, डेविड ह्यूम, इसकी फिलॉसफी को बोलते हैं एब्सोल्यूट स्केप्टिसिज्म। कि हम जान ही नहीं सकते कि हकीकत क्या है। वो कहता है कि ह्यूम ये कहता है कि ये प्राइमरी आइडिया जो हम बनाते हैं इससे आगे हमारा कोई नॉलेज नहीं है, बाकी सब नॉलेज हवा में, जो मर्जी जिस तरीके से मर्जी उसको कर ले। एब्सोल्यूट स्केप्टिसिज्म कि हम जान ही नहीं सकते। कि इसने मैटर की एग्जिस्टेंस को रिफ्यूट किया, इसने माइंड की एग्जिस्टेंस को रिफ्यूट किया, और इसने कॉज एंड इफेक्ट की एग्जिस्टेंस को रिफ्यूट किया। तो यहां पे इस सारे को बोलते हैं ब्रिटिश इंपेरिसिज्म। कि जो ब्रिटिश लोग थे, जो ब्रिटिश फिलोसफर थे, ये सारे ब्रिटिश थे लार्जली, ये इंपेरिकल थे, साथ मटेरियलिस्टिक थे। इसमें से सिर्फ ये बर्कले जो है वो आइडियलिस्टिक था, ये भी बिशप था, क्योंकि इस मटेरियलिज्म की वजह से रिलीजन अंडरमाइन हो रहा था, तो इसने बेसिकली रिलीजन को डिफेंड किया। तो ये इनमें से लार्जली दो क्वेश्चंस आते हैं। इन पांच में से हॉब्स तो आता ही नहीं, इन चार में से दो क्वेश्चन लाजमी आएंगे। हर पेपर देख लें, दो क्वेश्चंस लाजमी होंगे। हाँ, इसने मैटर को भी रिफ्यूट किया ना। मतलब इसने सिक्के का एक्सपेरिमेंट किया। कॉइन है, मतलब मेरे हाथ में कॉइन है, तो जो ऊपर से देख रहा होगा उसको और शेप नजर आ रही होगी, जो उधर से देख रहा है उसको सर्कुलर नजर आ रही है, जो इस साइड से देख रहा है उसको और नजर आ रही है। तो वो ये है कि मतलब मैटर की एग्जिस्टेंस जो है वो हमारी एक स्पेकुलेशन है, इसको आप कंक्रीटली जस्टिफाई नहीं कर सकते। डिकार्ड और बर्कले में, डिकार्ड रैशनल आइडियलिज्म था कि वो बेसिकली कहता था कि थिंकिंग के ऊपर प्रीमाइज करती है। इसने ये कहा कि सेंसेशन के ऊपर प्रीमाइज करती है, कि सेंसेशन के बगैर नॉलेज नहीं हो सकता। अच्छा, फिर आ जाते हैं जर्मन आइडियलिज्म। इसमें से सबसे पहला कांट, ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म। ये भी लाजमी क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। इसने बेसिकली कहा कि ह्यूम ने मुझे उजागर कर दिया, मुझे स्लंबर से उठा दिया, कि ह्यूम ने तो हर चीज की रियलिटी को निगेट कर दिया, कि कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर इसने जस्टिफिकेशन दी कि ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म, ट्रांसेंडेंटल का मतलब यह है कि बियॉन्ड आवर सेल्फ, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। ये कहता था कि बेसिकली माइंड जो है वो मैटर से जो नॉलेज एक्वायर किया उसको ऑर्गेनाइज करता है। कि मैटर, माइंड की जो कैटेगरीज हैं, जैसे टाइम है, हम कोई भी आइडिया देखते हैं तो हम उसको क्वांटिफाई करते हैं, क्वालिटेटिव उसका एनालिसिस करते हैं, फिर उसको टाइम एंड स्पेस के अंदर लोकेट करते हैं। वो कहते हैं ये कैटेगरीज ट्रांसेंडेंटल है, हम इनको जान नहीं सकते। लेकिन नॉलेज जो क्योटिक इंपीरिकल नॉलेज आता है उसको माइंड ऑर्गेनाइज करता है। तो आइडियलिज्म के एग्जिस्ट आइडियाज ही करते हैं, लेकिन आइडियाज ट्रांसेंडेंटल है, बियॉन्ड आवर नॉलेज है। लेकिन ये आइडियाज ही जो है वो रियलिटी को शेप करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और इवॉल्व करते हैं। कांट का ये था। इसके अच्छा अब देखें इंटरलिंक्ड है, इस पे क्वेश्चन वो पूछ रहे थे कोपरनिकस रेवोल्यूशन एपिस्टेमोलॉजी में। कोपरनिकस रेवोल्यूशन का आपको आइडिया है? जो एस्ट्रोनॉमी में आया। तो जैसे वो कहता है कि दुनिया में एस्ट्रोनॉमी देखने का आइडिया उसने कोपरनिकस ने चेंज कर दिया ना, कि जियोसेंट्रिक से हीलियोसेंट्रिक वर्ल्ड की तरफ ले गया। इसी तरह कांट ने एपिस्टेमोलॉजी का नजरिया ही बदल दिया, कि ह्यूम ने एपिस्टेमोलॉजी को डिस्ट्रॉय कर दिया था कि आप नॉलेज एक्वायर ही नहीं कर सकते, और कांट ने फिर उसको जस्टिफाई किया कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। और उसके बाद एक जर्मन आइडियलिज्म की मूवमेंट स्टार्ट हुई कि जो एग्जिस्ट करता है वो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट ही सुप्रीम है। इसके बाद आया हेगल, उसकी थी ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म।
और इस दूसरा डायलेक्ट। ये हेगल कहता था कि जो एग्जिस्ट करता है वो आइडियाज है, लेकिन आइडियाज हमारे अंदर नहीं एग्जिस्ट करते, बल्कि इनकी ऑब्जेक्टिव एग्जिस्टेंस है, इर्द गिर्द की जो नेचर है, जो रियलिटी है, ये सब आइडियाज की एवोल्यूशन है। वो कैसे है? वो डायलेक्ट से जरिए। डायलेक्ट क्या है? थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस। के थीसिस आया, उसका एंटीथीसिस आया, और वहां से सिंथेसिस हो गया। ये सिंथेसिस नया थीसिस बन गया, और दिस प्रोसेस गोज ऑन अनटिल एंड अनलेस के जब वो एब्सोल्यूट आइडिया है वो अपने आप को मैनिफेस्ट कर दे। जैसे थीसिस आप समझ लें कि कैपिटलिज्म थीसिस आया, सोशलिज्म एंटीथीसिस आया, और वहां से जो सोशल डेमोक्रेसी है वो सिंथेसिस हो गया। तो इस तरीके से थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस, यहां से भी क्वेश्चन आता है। अगर आपने डिकार्ड से लेके और हेगल तक कर लिया तो आपने लार्जली फिलॉसफी के आपके 3 या 4 क्वेश्चन एड्रेस हो जाते हैं, मिनिमम 3 क्वेश्चन है। मींस कि ये वो है कि बार बार वही क्वेश्चन आते हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज चेंज है, सवाल वही है, आपने उसको उस तरीके से ऑप्ट कर लेना। अच्छा, अब आगे आता है मॉडर्न फिलोसफिकल मूवमेंट्स। इसमें नंबर 1 है मार्क्सिज्म। कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी थी मटेरियलिज्म, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, कि वो उसने कहा कि आइडियाज की डायलेक्ट नहीं होती बल्कि मैटर की डायलेक्ट होती है, कि जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो हमारी प्रोडक्शन है और उसका जो सोशल रिलेशन डेवलप हो रहे हैं, उसका इंटरेक्शन जो है वो क्रिएट करता है। और उसने फिर प्रिमिटिव कम्युनिज्म, फिर फ्यूडलिज्म, स्लेवरी, फिर फ्यूडलिज्म, उसके बाद फिर कैपिटलिज्म, फिर सोशलिज्म, कि इस तरीके से इवॉल्व हो रहा है, और फाइनल डायलेक्ट की शेप है कि कम्युनिज्म ऑफ होल अर्थ। ये उसकी मार्क्स की। फिर दूसरा लॉजिकल पॉजिटिविज्म। ये कुछ साइंटिफिक फिलोसोफर थे जिन्होंने कहा कि ये जो बातें करते हैं सोल, मेटाफिजिक्स, आइडियाज, ये इसका आम इंसान से लेना देना कोई नहीं। जो चीज प्रैक्टिकल है, जो चीज एक्सपीरियंस कर सकते हैं, सिर्फ उन प्रोपोजिशंस को ही फिलॉसफी में वेटेज देनी चाहिए। ये 1920s में मूवमेंट चली, इसमें बर्टन रसल भी था, वियना सर्कल इसका नाम था। वियना में कन्वेंशन हुआ था बहुत बड़ा 1932 में। तो उसके अंदर फिर सारे ये लॉजिक, वो जो लोगों ने थीसिस दिए उसकी बेस पे लॉजिकल पॉजिटिविज्म। इससे रिलेटेड ही है प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म क्या है? कि रियलिटी वो है जो वर्क करे, कि ट्रुथ वो है जो बेनिफिशियल है। मॉडर्न अमेरिकन फिलोसफी, इसमें विलियम जेम्स साइकोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म, और जॉन डेवी, और फिर टीयर्स, 3 बंदे हैं। प्रैग्मेटिज्म पे 10 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है, और विलियम जेम्स पे भी क्वेश्चन आ जाता है। प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी जो है वो यही है कि जिस जो बेनिफिशियल है, ट्रुथ वो है जिसके को बेनिफिट, कंक्रीट बेनिफिट्स है। फिर एक स्कूल ऑफ थॉट है, वो उसको इंट्यूशनिज्म भी कहते हैं, और क्रिएटिव एवोल्यूशनिज्म भी कहते हैं। इसमें बर्गसन, हेनरी बर्गसन जो है वो बड़ा नाम है, इस पे क्वेश्चन आता है कभी कभी। या फिर दूसरा ये बंदा है इकबाल। इकबाल इंट्यूशनिज्म, क्रिएटिव एवोल्यूशनिज्म और इस्लामिक फिलॉसफी को आपस में मिला के तो इकबाल की फिलॉसफी है। तो इसको पढ़ना इस वजह से जरूरी है कि इकबाल पे क्वेश्चन लाजमी आता है। चाहे आप पीएमएस की फिलॉसफी देख लें, चाहे सीएसएस की देख लें, इकबाल पे तकरीबन हर साल क्वेश्चन आता है। या उसकी ईगोइज्म पूछ लेते हैं, या उसकी एपिस्टेमोलॉजी पूछ लेते हैं, या थ्योरी ऑफ इमोर्टैलिटी पूछ लेते हैं। 3 से 4 एंगल से वो इकबाल को पूछता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट, प्रिवेलेंट और रिपीटेडली आस्क्ड फिलोसफिकल मूवमेंट है वो है एग्जिस्टेंशियलिज्म।
एक्सिस्टेंशियलिज्म क्या है कि बेसिकली वो कहते हैं कि ये जो ग्रैंड स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे हैगल ने बनाया दुनिया का, मार्क्स ने बनाया, इसका आम आदमी से लेना देना कोई नहीं। आम आदमी को ये नहीं पता वो दुनिया में क्यों आया, किस तरीके से आया, उसके क्या गोल है, और वो एक एग्जिस्टेंशियल प्रेडिकेमेंट फेस कर रहा है, और उस प्रेडिकेमेंट से उसको निकलने के लिए हेल्प आउट करना चाहिए। इसमें जो बड़ा नाम है वो सबसे पहला नीट्शे, फिर किरकेगार्ड, फिर उसके बाद अल्बर्ट कामूस, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिस पे क्वेश्चन आता है वो जॉन पॉल सार्थर। उसके ऊपर क्वेश्चन लाजमी आता है, सार्थर। अगर आपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडर्न यूरोपियन फिलॉसफी, मतलब व्हाट इज फिलॉसफी, और फिलॉसफी की ब्रांचेस क्या है, वो आपने देख लिया कि हर फिलोसोफर जितने हमने पढ़े, मतलब हॉब्स पढ़ा या लॉक पढ़ा, तो वो मेटाफिजिक्स को भी एड्रेस करता है, वो एपिस्टेमोलॉजी को भी एड्रेस करता है, ओंटोलॉजी को भी करता है, पॉलिटिक्स को भी करता है, एथिक्स को भी करता है। अगर आपको ब्रांचेस मॉडर्न यूरोपियन फिलॉसफी और ये मूवमेंट में से एग्जिस्टेंशियलिज्म और मार्क्सिज्म और इंट्यूशनिज्म, ये तीन आती हैं, तो आपका 4 क्वेश्चन जो है फिलॉसफी के हल हो जाते हैं, इनसे बाहर नहीं आता। एथिक्स में एक क्वेश्चन आ जाता है, एथिक्स में भी दो लोगों पे लार्जली क्वेश्चन आता है एथिक्स में। एक यूटिलिटेरियनिज्म या जो कॉन्सिक्वेंशियलिज्म मैंने बताया था, और दूसरा क्वेश्चन कांट का जो कैटेगोरिकल इंपेरेटिव है, कि ये मोरल ड्यूटी है अच्छा करना, और अच्छा वो है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा है। यूटिलिटेरियनिज्म में से बेंथम की क्वांटिटेटिव और मिल्स की क्वालिटेटिव। तो ये एथिक्स में से एक क्वेश्चन आता है। तो इस तरीके से अगर आपने फिलॉसफी को तैयार किया हुआ है, टाइम बुक्स में से जो आपको सेलेक्टिवली करना चाहिए वो ये है कि मेरे नोट्स भी हैं, मैं शेयर कर दूंगा इनके साथ, वो आप लोगों को दे देंगे। उसमें ग्रीक फिलॉसफी को याद ना करें, बस पढ़ लें, समझ लें। उसमें से प्लेटो और अरिस्टोटल की 2-2 सफे की फिलॉसफी को याद कर लें। अगर आपकी पॉलिटिकल फिलॉसफी है फिर तो उसको लाजमी याद करें, अगर पॉलिटिकल साइंस भी आपका सब्जेक्ट है साथ। उसके बाद अगर बुक है तो वो जो फिलॉसफी द पावर ऑफ आइडिया है उसके, वो उसमें से भी रीडिंग ठीक है। उसके अलावा एक है हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी AC ग्रेलिंग। ये स्लाइड्स हैं, मैं इनके साथ शेयर कर दूंगी, इसके अंदर मैंने बुक्स लिखी हुई हैं। हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी AC ग्रेलिंग, उसमें से आप ये जो मेन फिलोसफर है आपके मॉडर्न यूरोपियन फिलोसफर, वो पढ़ लें, वो पक्के कर लें। फिलॉसफी द पावर ऑफ आइडियाज में से भी पढ़ लें और ग्रेलिंग से भी पढ़ लें। और अगर आप ज्यादा नंबर लेना चाह रहे हैं, अब देखें ना, आप बंदे ने जेहन में थ्रेशोल्ड भी बनाया होता है कि बस यार मैंने तो सवाल तैयार करने हैं, इनमें से जो आगे ये नोट्स हैं अल्लाह दिसपुर। एक ये है कि आपने थोड़ी अच्छी स्टडी करनी है, तो उसमें बर्टन रसल की हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी है, वो हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी में से भी ये जो फिलोसफर है एटलीस्ट पढ़ लें। डिकार्ड, हॉब्स, लॉक, बर्कले, ह्यूम, कांट, हैगल, मार्क्स, ये 8 लोग लाजमी पढ़ लें इसमें से। और बीच में अगर आपने इसके अलावा फर्दर स्टडी करनी है तो प्लेयर ऑफ फिलॉसफी में पहला चैप्टर है वो पढ़ लें, उसका विल ड्यूरेंट की का। उससे आपकी लैंग्वेज भी बेहतर हो जाएगी और उससे आपका थोड़ा सा वो फिलॉसफी को लिखना किस तरीके से है वो भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा, वैसे कंप्रीहेंशन के लिए भी बेटर है वो, उधर से वो पढ़ लें। तो लार्जली यहाँ से आपका ये वाले एरियाज एड्रेस हो जाते हैं। लॉजिक के लिए पहले 3 चैप्टर, वो हर्ले की बुक है इंट्रोडक्शन टू लॉजिक, उसमें से पहला ही चैप्टर लार्जली कि जिसके अंदर वो इंडक्टिव और डिडक्टिव लॉजिक को बताता है, वही सफिशिएंट है। अगर आपने थोड़ा सा एडवांस देखना है तो चैप्टर 3 है, उसमें फैलेसीज कि हम डे टू डे आर्गुमेंट्स में क्या गलतियां करते हैं, वहां से आपकी एस्से की तैयारी अच्छी होगी कि स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट क्या होता है और किस तरीके से देना है।
तो ये इस तरीके से अगर आप फिलॉसफी को तैयार करते हैं तो फिलॉसफी में नंबर अच्छे हैं कि आपने क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि कांट का कोपर्निकस रेवोल्यूशन क्या है, तो अब उसमें ये नहीं कि आपने को 15 सफ़े लिखने, उसने सफ़े गिनने हैं, आप 3 सफ़ों में भी अपना जवाब दे सकते हैं कि एपिस्टेमोलॉजी एट द टाइम ऑफ कांट, कि कैसे डिकार्ड से लेके और ह्यूम तक एक सब्जेक्टिविज्म की वेव थी जिसके अंदर नॉलेज की नोएबिलिटी पे ही क्वेश्चन हो गया, और ये क्वेश्चन जो है वो रेज हो गए कि इस तरीके से नहीं है। कंट्रीब्यूशन ऑफ कांट, कि कैसे उसने जस्टिफिकेशन दी, कि उसने बताया कि ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म या रैशनल साइकोलॉजी किस तरीके से आपको ट्रू नॉलेज देती है और नॉलेज की क्या लिमिट्स और कितनी नोएबिलिटी है, ये बताया। उसके अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, क्योंकि रेवोल्यूशन का अंदाजा तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस और या लेगेसी से होता है। तो उसने जर्मन आइडियलिज्म को, आज तक कहा जाता है कि सिंस कांट एवरी एपिस्टेमोलॉजी इज इंटरप्रिटेशन ऑफ कांट, कि उससे आगे नहीं हम इस एपिस्टेमोलॉजी में गए, कि उससे कोई बड़ी चीज नहीं बताई, उसकी इंटरप्रिटेशन ही है मॉडर्न। तो ये 3 से 4 सफ़ों में आपका क्वेश्चन एड्रेस हो गया, कोई लंबी बात करने की जरूरत नहीं। व्हाट इज फिलॉसफी, मतलब आप क्वेश्चन देखते हैं ना, पास्ट पेपर्स देखते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर एक सवाल है सीएसएस के मुस्लिम फिलोसोफर से। जी जी। सर ये मुस्लिम थिंकर्स जो दिए हुए हैं उनमें जस्ट हमें नाम दिए हुए हैं, अल फराबी, इब्न सीना। हेलो, जी जी, क्वेश्चन आपका सुन रहा हूं मैं, आगे आवाज बंद हो गई है। हेलो जी जी, नाम दिए हुए आगे। सर नाम दिए हुए हैं, उनका ये नहीं बताया हुआ है कि उनकी लॉजिक से सवाल आएगा, उनकी मेटाफिजिक्स से सवाल आएगा, हाँ। उनकी अच्छा, अब एपिस्टेमोलॉजी से सवाल वेरी आएगा। गुड। अब उसमें जो अलकिंदी है उसकी लार्जली क्वेश्चन आएगा थ्योरी ऑफ कॉजेशन से, या थ्योरी ऑफ कॉजेशन पे आ जाएगा या इन जर्नल आ जाएगा कि अलकिंदी की फिलॉसफी क्या है, उसकी मेटाफिजिक्स क्या है, उसकी एपिस्टेमोलॉजी क्या है। 2 ही चीजें आपने बतानी है। वो जो मैं नोट्स हैं उसके अंदर मैंने वो जो आना है क्वेश्चन उनको उस तरीके से किया हुआ है कि अगर अल-कुंदी है तो उसकी ये 2 सफ़ों में ये 4-5 मोटी चीजें हैं। अल फराबी है तो अल फराबी पे लार्जली वो थ्योरी ऑफ नॉलेज पूछ लेता है या फिर उसकी मिस्टिसिज्म पूछ लेता है। इसी तरह इब्ने सीना की भी यही 2 चीजें वो पूछता है। अच्छा, 2021 का सीएसएस का पेपर देखते हैं। अब उसमें पहला क्वेश्चन है क्रिटिकल इवेलुएट मिल्स मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी। हमने अभी तक जितनी बातें की उसमें ये क्वेश्चन तो गया उड़, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन आ गया एक्सप्लेन कांट्स कोपर्निकन रेवोल्यूशन इन फिलॉसफी। क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन कहां से आ गया, कांट कोपर्निकस रेवोल्यूशन इन फिलॉसफी। तो कांट का जो कोपर्निकस रेवोल्यूशन था वो एपिस्टेमोलॉजी से रिलेटेड था कि ये मॉडर्न यूरोपी मॉडर्न फिलॉसफी में से आया और एपिस्टेमोलॉजी में से आया, कि जो मेन फोकस है आपका वो एपिस्टेमोलॉजी है। अच्छा, उसके बाद अगला क्वेश्चन एक्सप्लेन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज विद स्पेशल रेफरेंस टू लॉक। जो लॉक की फिलॉसफी है वो रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म, उसमें से क्वेश्चन आ गया कि जो सिंपल आइडियाज हैं और जो कॉम्प्लेक्स आइडियाज हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और जो सिंपल आइडियाज हैं वो ओरिजिनल है। वहां से आगे फिर फर्दर जो है प्राइमरी और सेकेंडरी आइडियाज की क्वालिफिकेशन है। ये भी वो नोट्स के अंदर मैंने क्वेश्चन किया हुआ है, आप 1-2 बुक से पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन कहां से आया, ये आइडियाज के ऊपर आया, ये मेटाफिजिक्स में से, कि मेटाफिजिक्स में से ये क्वेश्चन आया और मॉडर्न यूरोपियन फिलॉसफी। 2 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन डिफाइन यूटिलिटेरियनिज्म, डिस्कस हाउ अ यूटिलिटेरियन डिसाइड्स वेदर और नॉट एन एक्ट इज मॉरली राइट। कि यूटिलिटेरियनिज्म एथिक्स में से क्वेश्चन आ गया। तीसरा क्वेश्चन क्या आ गया, एथिक्स, और एथिक्स कौन से, मॉडर्न यूरोपियन फिलॉसफी के एथिक्स।
तो क्या है इसमें यूटिलिटेरियनिज्म की डेफिनेशन? कि यूटिलिटेरियनिज्म वो है कि जो कहता है कि जितने ज्यादा एक्ट जो है वो बेनिफिशियल होगा, जिसके लार्जली फ्रूटफुल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, कि कॉन्सिक्वेंसेस से आपने मेजर करना है किसी भी एक्ट के अच्छा या बुरा होना, और वो एक्ट इज मोरली राइट। तो वो अगर आप देखें तो 8 कैरेक्टरिस्टिक्स, 8 एट्रीब्यूट्स, 8 वो वेरिएबल्स वो बेंथम ने रखे हैं, जिसके जरिए आप एक्ट के अच्छे या बुरे होने का एनालिसिस कर सकते हैं। और इसी तरह मिल्स के 4 हैं। तो अगर वो आपको पता है यूटिलिटेरियनिज्म क्या है, आप इसमें से 1.5-2 सफा एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, अब इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है? अब 2 चीजें हैं ना इसमें, डिफाइन में साथ आपको पेपर अटेम्प्टिंग भी थोड़ा सा बता। डिफाइन यूटिलिटेरियन, डिस्कस हाउ यूटिलिटेरियन डिसाइड वेदर और नॉट एन एक्ट इज मोरली राइट। आपने बताया पहली लाइन में कि यूटिलिटेरियनिज्म जो है वो मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी है, जो कि लेट 18th सेंचुरी ब्रिटेन में इवॉल्व हुई। इसकी बेसिक डेफिनेशन यह है कि ये किसी भी एक्ट की राइटनेस को उसके कॉन्सिक्वेंसेस से डिटरमिन या असर्टेन करती है। इसमें जो है जो बेंथम की क्वांटिटेटिव और मिल्स की क्वालिटेटिव है। ये आधा हो गया पेज। आगे आधा पेज वो जो 12 वेरिएबल्स हैं, कि बेंथम ने ये 8 वेरिएबल्स रखे हैं जिसके जरिए आप एक्ट को राइट और रॉन्ग समझ सकते हैं, और ये मिल्स के 4 हैं। आगे एक लाइन एवेल्युएटिव, के उसकी छाप जो है वो कहां तक गई, कि जैसे मॉडर्न डेमोक्रेसी, सोशल जो वेलफेयर स्टेट की ओरिजिनेशन है, ये सारा जो है वो इसके साथ लिंक है। तो आगे आपने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, फिर डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ खुदी विद स्पेशल रेफरेंस टू इकबाल। ये अब ऑन्टोलॉजी से क्वेश्चन आया, बीइंग, खुदी, ईगो, और ईगो के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे इम्यूटेबल है, यूनिवर्सल है, डायनेमिक है, गॉड वो ऑर्गेनिक है। तो ये उसकी ना 8 से 10 इम्पेरिशेबल है। आगे फिर 2 पार्ट्स में आ गए, एक्सप्लेन एंड क्रिटिसाइज प्रैग्मेटिक थ्योरी ऑफ प्रैग्मेटिज्म, फिलोसफिकल मूवमेंट से आ गया। डिफाइन फिलोसफी, व्हाट इज इट्स रिलेशनशिप विद रिलीजन। मींस कि ये पहला क्वेश्चन अगर आप छोड़ दें तो बाकी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मॉडर्न इरा में से आए हैं, और उन्हीं फिलोसफीज में से लार्जली आए हैं, जहां से अगर आपने 4 क्वेश्चन कोई भी उठा सकते हैं। आखिरी भी, राइट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, 3 चीजें हैं, डिडक्टिव मेथड लॉजिक में से, एम्पिरिसिज्म। अब अगर आपने लॉजिक को पढ़ा हुआ है, डिडक्टिव लॉजिक 2 सफों का, कि इसको करना कैसे, इंडक्टिव और डिडक्टिव का डिफरेंस तैयार कर लेना है। वो 12 से 14 पॉइंट्स हैं जो इनका डिफरेंसेस हैं, वो आपको याद हो। अगर सिर्फ डिडक्टिव पे पूछा तो वो डिडक्टिव के पॉइंट, डिफरेंस पूछा है तो दोनों के पॉइंट। डिफरेंस आएगा तो 20 नंबर का होगा, और इसकी 4 से 5 आर्गुमेंट्स की मिसालें बना लें, कि वो आप जब लॉजिक की हरले की बुक पढ़ेंगे तो वहां पे काफी ज्यादा एग्जांपल्स हैं। आप 5 एक एग्जांपल्स इंडक्टिव की, 5 एक डिडक्टिव की उठा लें उधर से। और सी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के पॉलिटिकल फिलॉसफी में से आ गया। तो लार्जली अगर आप पहले को छोड़ दें तो बाकी जितनी हमने डिस्कशन की, जिस तरीके से किया, आपका सारा पेपर उसमें से एड्रेस होता है। अच्छा, अब इसी तरीके से देखते हैं उसका पीएमएस का। कि पहला क्वेश्चन है, व्हाई एरिस्टोटल इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ लॉजिक एंड व्हाट इज हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फॉर्मुलेटिंग द वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ लॉजिक, स्पेशली ऑफ डिडक्टिव वन। कि लॉजिक में से आया, अरिस्टोटल को फादर ऑफ लॉजिक कहते थे, कि जैसे प्लेटो ने फिलॉसफी को सारी ये ब्रांचेस दी, एक ऑर्गेनाइज फिलॉसफी दी, तो एक फिलॉसफिकल मूवमेंट इनिशिएट की, तो अरिस्टोटल ने उसको ऑर्गेनाइज किया। आप हर सब्जेक्ट पढ़े तो लॉजी, फिजियोलॉजी, बायोलॉजी, जोलॉजी, कि लॉजिक ऑफ फलानी चीज, लॉजिक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट, कि आपने थॉट को ऑर्गेनाइज कैसे करना है। तो कहते हैं ना कि आपका ऐसे लॉजिकल होना चाहिए। लॉजिकल से मुराद है कि आपका ऐसे ऑर्गेनाइज्ड हो, कि शुरू से लेके एंड तक उसमें कनेक्टिविटी हो और वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। ये ना हो कि एग्जामिनर कहे कि मैं पहले स्टूडेंट को बुला लूं कि मुझे समझा दे कि ये क्या लिखा है, तो वो लॉजिकल नहीं है। लॉजिकल वो है कि जो समझ है मैथमेटिकली क्लियर हो। encompass the ethical theory of Spinoza, where he focused his notion about moral liberation
फ्रॉम ह्यूमन बॉन्डेज टू ह्यूमन फंक्शन। अब स्पिनोजा पे इसमें क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन सीएसएस में कभी नहीं आया। तो स्पिनोजा कहां पे आता है? जब लॉक के बाद, बर्कले के बाद उधर स्पिनोजा आया। तो स्पिनोजा की थ्योरी है यूनिटेरियनिज्म, कि वो कहता था कि मैटर और आइडिया एक ही चीज है, आइडिया इंटरनल है, मैटर एक्सटर्नल है। थॉट और वो एक्सपीरियंस भी एक ही चीज है, थॉट इंटरनल, एक्सपीरियंस एक्सटर्नल है। तो इसकी भी फिलॉसफी, जो मेरे नोट्स हैं उसमें स्पिनोजा पे मैंने 2 सफ़े बनाए हुए हैं, तो वहां से स्पिनोजा लार्जली एड्रेस हो जाता है। फिर वेरीफाइबिलिटी प्रिंसिपल ऑफ लॉजिकल पॉजिटिविज्म के फिलोसफिकल मूवमेंट में से आ गया क्वेश्चन। फिर ह्यूम्स की स्केप्टिसिज्म पे आ गया, अगला क्वेश्चन ह्यूम की स्केप्टिसिज्म पे है। फिर नीट्शे की विल टू पावर, एक्जिस्टेंशियलिज्म में से आ गया क्वेश्चन। फिर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन थीस्टिक एंड एथिस्टिक एक्जिस्टेंशियलिज्म, मतलब एक्जिस्टेंशियलिज्म में से उसने 2 क्वेश्चन पूछ ले पीएमएस में। थीस्टिक जो किरकेगार्ड की थी वो थीस्टिक थी, कि वो कहता था बीइंग की सल्वेशन ये है कि वो रिलीजियस हो जाए, वो गॉड की विल को मानना शुरू कर दे। एथिस्टिक ये थी कि जो सार्थर की थी, कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता, आप अपने आप पे खुद ही हो और आपने अपनी डायरेक्शन खुद ही जो है ना वो उसका तयन करना है। एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ फ्रीडम बाय जॉन पॉल सार्टर। अब 3 क्वेश्चन उसने एग्जिस्टेंशियलिज्म से पूछने हैं। तो अब अगर तो किसी को अच्छा आता है तो वो ये करेगा कि इधर से एक ही क्वेश्चन उठाएगा, बाकी उधर से और क्वेश्चन करेगा। अब 3 क्वेश्चन में आप उसको सारी एग्जिस्टेंशियलिज्म तो नहीं ना लिख के आ जानी, अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो। लेकिन यह है कि यहां से भी फिलॉसफी का जो पेपर पीएमएस में भी है, मॉडर्न यूरोपियन फिलॉसफी और फिलोसफिकल मूवमेंट से पेपर क्लियर हो जाता है। और पेपर 2 जो है वो पीएमएस का, वो सारी इस्लामिक फिलॉसफी है, कि अल गजाली पे क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चंस थियोलॉजी से हैं कि मोज़लाइट्स के प्रिंसिपल क्या थे और अशाराइट्स के क्या थे, अल गजाली पे है, फिर इब्ने रुश्द पे है। अच्छा, जो मुस्लिम फिलोसफर उनके आपको अरेबिक नाम आने चाहिए, जैसे एविसीना, एवेरोर्स, जो अल गजाली का नाम था, जो इन मतलब इनके उन्होंने लैटिन नाम डाले थे। रिनाइसा में जब उन्होंने पढ़ा ना मुस्लिम फिलोसफर्स को, तो उन्होंने फिर इनके अपने लैटिन नाम डाले, तो वो ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। तो तैयारी कैसे करनी चाहिए इन शॉर्ट एंड पे, कि आप ऐसे चार्ट बना लें कि जैसे फिलोसोफर है तो उसकी पहले ब्रीफ बायोग्राफी आपको पता हो, ऑब्जेक्टिव्स आते हैं इसमें से, कि इसकी किताब क्या थी, कौन से ईरा में आया, क्या इसका असल नाम क्या था, डेट ऑफ बर्थ क्या थी, डेट ऑफ डेथ क्या थी, और जो पीछे सोशल, इंटेलेक्चुअल, कल्चरल, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट था, कि हॉब्स आया तो उस वक्त इंग्लैंड का और दुनिया का क्या इन्वायरमेंट था, जब लॉक आया तो क्या इन्वायरमेंट था, जब मार्क्स आया तो कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई थी और सोशल ट्रेंड कैसे चेंज हो रहे थे। फिर उसकी उनकी बेसिक प्रेमिसेस के मेटाफिजिकल क्या है, एपिस्टिमोलॉजिकल क्या है, ऑन्टोलॉजिकल क्या है, लॉजिकल पॉलिटिकल क्या है और एथिकल क्या है। और तीसरा फिर लेगेसी, कि अपने इरा में क्या इम्पैक्ट किया और सब्सिक्वेंट उसका कितना इम्पैक्ट आया, और आज की दिन तक उसका क्या किस हद तक इम्पैक्ट है। दूसरे चार्ट्स ऐसे कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने आइडियाज लिख दिए, मैटर, माइंड, टाइम, स्पेस, सब्सटेंस, रीजन, एक्सपीरियंस एंड सो ऑन। और यहाँ पे फिलोसफर लिख दिए कि डिकार्ड उस पे क्या कहता था, हॉब्स क्या कहता था, लॉक क्या कहता था, ह्यूम क्या कहता है, कांट क्या कहता है, हेगल क्या कहता है, मार्क्स क्या कहता है। तो वो 15 से 20 ये बेसिक आइडियाज है, और हर फिलोसोफर ने उसको एड्रेस किया हो, कि डिकार्ड है तो ये मैटर को भी कहता था है, माइंड को भी कहता था है,
ह्यूम है तो ये कहता था मैटर है माइंड नहीं है, मतलब मैटर से चीजें। ये लॉक है तो ये कहता था मैटर है और माइंड जो है वो भी है, लेकिन माइंड सबसर्विएंट है। ह्यूम ना मैटर है ना माइंड है, कांट दोनों को मानता था। तो इस तरीके से वो चार्ट आपने बना के उसको याद रखा, और क्रोनोलॉजिकल के फिलोसफर आपको याद हो ऐसे कि पहले प्लेटो आया उसने ये बात की, फिर अरिस्टोटल आया उसने ये बात की, अरिस्टोटल के बाद फिर 1000 साल का वक्फा है, फिर इस्लामिक फिलॉसफी आई, उसमें इस्लामिक थियोलॉजी के ये 5 प्रिंसिपल्स थे, इस्लामिक फिलॉसफी में से ये 3 बड़े फिलोसफर आए, फिर रुश्द और उसका गजाली का मुकालमा हुआ, फिर उसके बाद खुल्दून आया, फिर उधर से यूरोपियन फिलॉसफी स्टार्ट होगी। पहले डिकार्ड आया, उसकी रैशनल आइडियलिज्म, फिर हॉब्स की एम्पिरिकल मटेरियलिज्म, फिर लॉक की रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म, फिर उसकी बर्कले की सब्जेक्टिव आइडियलिज्म, ह्यूम की एब्सोल्यूट स्केप्टिसिज्म, कांट की ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म, हैगल की ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म, और मार्क्स की डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। तो ऐसे आपको वो अगर याद है तो डिकार्ड से लेके मार्क्स तक आपके 4 क्वेश्चन हल हो जाते हैं। क्रक्स ये है, और इसको उस नोट्स आपको दे दूंगा, अगर आप कोई क्वेश्चन जो है वो चेक करवाना चाह रहे हैं तो इनको भिजवा दीजिएगा, मैं उसको देख के तो आपको कमेंट्स करके भिजवा दूंगा। तो आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो 5-1 मिनट के ब्रेक के बाद ना आप लोग मेरे से सवाल पूछ सकते जाता है कि आप इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड, तो इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड ये लोग थे, ये फिलोसफर थे कि जिन्होंने क्रिटिसाइज किया एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर, और वहां से फिर रेवोल्यूशन आया और यूरोप चेंज हो गया। फिर जो 19th सेंचुरी यूरोप में से 2 क्वेश्चंस आते हैं, वो लार्जली फिलोसफिकल मूवमेंट्स ही थी, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, उसके बाद नेशनलिज्म, तो उनका भी फिलोसफी के साथ इंटर रिलेशनशिप है। फिर आपकी जो 20th सेंचुरी की भी फिलॉसफी है, मतलब जो यूरोपियन हिस्ट्री है, उसमें से भी जो ये जो फिलॉसफर थे इनका बड़ा इम्पैक्ट है कि ये जो मार्क्सिज्म, मतलब अगर आप 20th सेंचुरी देखें तो पहली जंग थी वर्ल्ड वार 1 कंजर्वेटिज्म और लिबरलिज्म के दरमियान। जो दूसरी जंग हुई वो हुई नाजिज्म, फैशिज्म और लिबरलिज्म, और फिर वर्ल्ड वार के बाद जो कोल्ड वार है वो कम्युनिज्म और लिबरलिज्म के दरमियान। तो ये सारी फिलोसफिकल मूवमेंट, अगर आपको बेसिक इनकी फिलोसफी क्लियर है तो आपकी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग ग्रिप अच्छी है। अस्सलाम वालेकुम हाँ, सर। एक सेकंड में क्लास में एड्रेस कर रहा हूँ, फिर आपका क्वेश्चन लेता हूँ। जो एमसीक्यूज है ना, इसमें से फिलोसफी के एमसीक्यूज वो डेट ऑफ बर्थ या इस तरह के नहीं पूछता, वो थ्योरेटिकल पूछता है क्वेश्चन के 4 से 5 पूछ लेगा कि डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म किसकी फिलोसफी थी, कोगिटो अर्गो सम किसका प्रिंसिपल था, टू बी इज टू बी परसीव्ड किसने बोला था, प्लेटो आइडियलिस्टिक था कि रियलिस्टिक था, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। फिर 4 से 5 बुक्स पूछ लेता है वो कि मार्क्स की बुक कौन सी थी, या ये जो इंक्वायरी इनटू अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नॉलेज ये किसकी बुक है। तो आपको ये जो मेन फिलोसफर है अगर इनकी बुक्स पता है और इनके प्रिंसिपल आइडियाज पता है तो आपके 12 से 13 तो वहां से ही एड्रेस हो जाते हैं क्वेश्चन। और इस 4-5 वो इस्लामिक फिलोसफी में से ऑब्जेक्टिव्स पूछता है। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव्स इसके, अगर आपने फिलॉसफी को ठीक तरीके से पढ़ा हुआ ना, कि बुक्स पता है, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी है, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी की बेस के ऊपर आपके 8 से 10 एमसीक्यूज आते हैं। वो दूसरे सब्जेक्ट्स की तरह एमसीक्यूज नहीं आते कि डेट बताओ और ये बताओ, मतलब बिल्कुल प्योर वो जो है ना क्रैमिंग टाइप ऑब्जेक्टिव्स फिलॉसफी में नहीं आते। जी आपका क्वेश्चन था, आप पूछे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम रिदा सलाम। बात कर रही हूँ कराची से। मुझे थोड़ी सी कंसर्न थी, आपने कहा है कि आप नोट्स शेयर करेंगे, तो क्या वो ऑनलाइन है या हमें कोई ऐसी वेबसाइट है या पेज है जिसमें ऑर्डर करके तो प्लेस करना है ताकि वो हमारे तक पहुंच जाए? ये जो इंस्टीट्यूशन है इनके साथ ही शेयर कर दूंगा, आप इनसे फिर वो मेल पे मंगवा लीजिएगा, ये जिस तरीके से भी है इनके अस्सलाम साथ वालेकुम शेयर। सर, थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम।
सर आप हमारी क्लास नहीं लेंगे, आप कह रहे थे मेरे पास टाइम नहीं है, इसका क्या मतलब है कि टाइम आप का मुझे प्रॉब्लम है, मैं भी ये कमिटमेंट नहीं कर सकता क्लास वाली ना, टाइम का मुझे सीरियस प्रॉब्लम है, तो ये मुश्किल है मेरे लिए क्लास लेना। तो सर कोई टीचर फिलोसफी पढ़ाएगा या कोई भी नहीं पढ़ाएगा, सिर्फ डेमो ये क्लास होगी? ये डेमो क्लास, ये तो मैंने वैसे मतलब वो स्टूडेंट्स जो फिलॉसफी समझना चाह रहे थे या जिनको बेसिक इसका आइडिया लेना था, मैंने उसके लिए वर्कशॉप रखी थी, क्योंकि मैं टाइम थोड़ा सा यही निकाल सकता था। तो इसका मतलब है ये इंस्टीट्यूट या एकेडमी कोई क्लास नहीं दे रहा फिलोसफी की? ये आप अब इंस्टीट्यूट वालों से पूछ लें, उनसे बात कर लें, मैं देखूंगा अगर कोई टाइम, लेकिन मुश्किल है, मैं इस तरह की कमिटमेंट नहीं कर सकता सर आप क्लास की। ऐसे रिकॉर्डिंग्स कर सकते हैं, अगर हमें रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कर दें, एकेडमी को आप रिकॉर्डिंग्स दे दें और एकेडमी हमें रिकॉर्डिंग्स दे दे। ये मैं उनके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, अदरवाइज क्लास तो मुश्किल ही है। बाकी सेकेंडली नोट्स सर, बता सकता हूँ, ये हो सकता है कि एक आधी वर्कशॉप आप लोगों के साथ और रख लूं, कि जिसमें मैं थोड़ा सा यूरोपियन फिलोसफी आपको, जो ये जो डिकार्ड से लेके मार्क्स तक, 8 से 9 फिलोसफर है, इनके ऊपर आपको बेसिक बता दूं क्या क्वेश्चन आता है और किस तरीके से एड्रेस करना है, क्योंकि यहाँ सर से आप आपके 4 से 5 क्वेश्चन लग जाते हैं। नोट्स आप ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी देंगे? आप वो सारे ही ले सकते हैं, ये जो नंबर है इनके साथ मैं शेयर कर दूंगा, आप इधर से ले सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर जी जी। सर, मुझे ये पूछना था कि अगर पेपर आपसे एवेल्युएट करवाना हो तो उसका क्या हाँ मैं प्रोसीजर कर होगा? दूंगा, मैं कर दूंगा, आप इनको भेज दीजिएगा, मैं फिर वो अवेलुएट करके तो अपनी फीडबैक दे दूंगा। सर जो ओके पीएमएस सर। की फिलॉसफी है उसमें कितना टाइम चाहिए प्रिपरेशन के लिए, कि मतलब 2 वीक्स 3 ये वीक्स अब कितना बड़ा टाइम? मतलब क्वेश्चन, मैं तो नहीं समझ आती कि इसको कैसे एड्रेस करें, कि कितना टाइम, टाइम तो डिपेंड करता है, अब ये सब्जेक्टिव है, किसी की फिलॉसफी ज्यादा जल्दी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, किसी की डिलेड होती है, लेकिन आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेरा ख्याल है कि पीएमएस की फिलॉसफी के लिए 15 से 20 दिन जो है सफिशिएंट है, ठीक और है। उसके बाद और आप सर 2 से दूसरा 3 ये कि दफा मोस्ट रिपीटेड जो 10-12 क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कर लें 2-3 दफा। ठीक है। और सर दूसरा ये कि जैसे सीएसएस की फिलॉसफी है वो क्रिमिनोलॉजी वाले ग्रुप में है, तो क्रिमिनोलॉजी बेहतर है या उसमें फिलॉसफी ऑप्ट करना बेहतर है? अब देखें, ये तो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, क्रिमिनोलॉजी में भी नंबर तो आते हैं, लेकिन फिलॉसफी का ये है कि इसमें बड़े परसिस्टेंटली हाई मार्क्स आते हैं, कि क्रिमिनोलॉजी में फिर भी ये हो सकता है कि आपके नंबर 60s में फॉल कर जाए, फिलॉसफी अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन की है तो 70s में नंबर आ जाते हैं, और 80s में भी नंबर आते हैं इसमें तो। दैट्स नाइस। एक्चुअली सर ये है कि जैसे आप नोट्स की बात करें तो फिलॉसफी के लिए बुक जो है वो मियां वकास के अलावा कोई और बुक है रिकमेंडेड? देखिए मैं तो आपको ऑनेस्टली बताऊं, जो लोकल बुक्स हैं वो फिलॉसफी के लिए आपको हेल्प आउट नहीं करेंगी, कि फिलॉसफी का जो एग्जामिनर है वो पढ़ा लिखा है, ये आप श्योर रखें कि वो पढ़ा लिखा है और वो पेपर भी पढ़ेगा, क्योंकि फिलॉसफी एक सब्जेक्ट ही ऐसा है कि जिसका इसके साथ लगाव हो जाए उसका इल्म के साथ लगाव हो जाता है, तो जिसका इल्म के साथ लगाव होगा तो वो फिर पढ़ा लिखा आदमी होगा, और देखेगा कि बच्चे जिसने ज्यादा अच्छा अटेम्प्ट किया, जिसकी ज्यादा ब्रॉड स्टडी है, फिलॉसफी पे ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, वो ऑब्वियसली ज्यादा नंबर लेगा। तो उसमें मेरा ये है कि फिलॉसफी द पावर ऑफ आइडिया जो है बुक, वो कंपैरेटिवली बेस्ट बुक है सो फार, जितनी भी बुक्स हैं उनमें फिलॉसफी द पावर ऑफ आइडिया अच्छी बुक है, और उसके अलावा सिलेक्टिव स्टडी बर्टन रसल की बुक जो हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी है, कि उसमें से आप कोटेशंस को ही निकाल लेते हैं अच्छी, कि हॉब्स के ऊपर उसने जो अपना कमेंट्स दिए हैं या मार्क्स के ऊपर कमेंट्स दिए हैं रसल ने, तो उनमें से आप कोटेशंस निकाल लेते हैं, कुछ आइडियाज निकाल लेते हैं, और बाकी फिलॉसफी द पावर ऑफ आइडिया जो है वो बेसिक फिलॉसफी के लिए ठीक है। फिलॉसफी में अब मैं फिर दोबारा ये नहीं है कि आपने कोई 15-15 सफे का जवाब लिखना, फिलॉसफी 5 सफों में भी 4 सफों में भी आप जवाब दे सकते हैं उसको, बड़ा सीधा सीधा सा जवाब है इसका। तो सर जो एक मिथ है कि पीएमएस में आपकी शीट्स भी काउंट होती हैं, यानी क्वांटिटी भी काउंट होती है क्वालिटी के साथ साथ, तो फिर वो कैसे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो जाएगा? आप अगर उस मिथ को समझते हैं ठीक है, तो आप ज्यादा बातें लिख लें, सवाल तो आपके पास है, अब इब्ने सीना की थ्योरी ऑफ नॉलेज पे आपने क्वेश्चन लिखना है, तो आप शुरू हो जाए व्हाट इज थ्योरी ऑफ नॉलेज, एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है, एपिस्टेमोलॉजी का ओरिजिन कैसे हुआ था,
इब्ने सीना से पहले थ्योरी ऑफ नॉलेज क्या थी, इब्ने सीना की थ्योरी ऑफ नॉलेज के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या थे जी, ये 6-7 हैं, उसका क्या क्या इम्पैक्ट हुआ। तो वो फिर आप जितनी मर्जी बात को बढ़ा लें, अगर आप ये ऐसे चेन है ना, वो आपने प्लेटो से लेके मार्क्स तक चेन अंडरस्टैंड की हुई है, वो इधर से कोई भी बंदा उठा देता है। अगर आप पीछे वाले और आगे वाले लोगों के साथ कनेक्टेड हैं, आपको चेन पता है, आप सवाल को जितना मर्जी एक्सपैंड कर सकते हैं। कि जैसे क्वेश्चन आ जाए कि सब्जेक्टिव आइडियलिज्म ऑफ बर्कले, तो आप कहते हैं कि सवाल पहले सब्जेक्टिविज्म फ्रॉम डिकार्ड टू बर्कले, कि बर्कले से आने से पहले सब्जेक्टिविज्म क्या थी, कि डिकार्ड ने जो नॉलेज है उसको सेल्फ के साथ प्रीमाइज्ड किया, तो सब्जेक्टिविज्म का ओरिजिन हो गया। फिर उसके बाद लॉक ने भी कहा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में एक वॉल है जो अबूर नहीं हो सकती, तो उसके बाद बर्कले के ये प्रिंसिपल है, तो वो आपने 6 बता दिए। उसके बाद बर्कले की सब्जेक्टिव आइडियलिज्म का इम्पैक्ट क्या हुआ, वो सवाल तो फिर आप उसको एक्सपैंड कर सकते हैं, लेकिन जो नंबर आपको मिलने हैं वो मिलने हैं 2 चीजों से। एक कि आपकी सब्जेक्टिव आइडियलिज्म कितनी क्लियर है, कि जो चीज उसने पूछी है उसको आप कैसे कोरिलेट करते हैं। दूसरा, उसका इंटर रिलेशनशिप पास्ट से और फ्यूचर से क्या एस्टेब्लिश करते हैं। तो उन 2 चीजों के ऊपर आपको अच्छे नंबर मिले। ठीक है सर, थैंक यू। और किसी का अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा एक तो क्वेश्चन ये था कि क्या फिलॉसफी में भी हम ऐसे ही लिखते हैं, पहले इंट्रोडक्शन और लास्ट पे कंक्लूजन? वो तो देखें, सवाल की नेचर है, ये हर सवाल में लिखना, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन और क्रिटिकल एनालिसिस तकरीबन आपने हर सवाल में देना। कि आपने पहले, अगर वो पूछता है डिफाइन फिलॉसफी और फिलॉसफी का रिलीजन के साथ क्या रिलेशनशिप है, अब इसका इंट्रोडक्शन आपने लिखना है, तो आप कैसे करेंगे, पहले तो आप फिलॉसफी की डेफिनेशन देंगे, फिर साथ originated in Greeks, it has traversed a long period of evolution from Plato to Marx, और उसमें ये चीजें फिलॉसफी ने बताई हैं। अच्छा, अब क्योंकि रिलेशनशिप रिलीजन के साथ है और एक ही इंट्रोडक्शन लिखना है, तो साथ ही आप कहेंगे कि फिलॉसफी का रिलीजन के साथ एक इंट्रिंसिक रिलेशनशिप है, कि फिलॉसफी में थियोलॉजी एक ब्रांच है कि जो कि रिलीजन को एक्सप्लेन करती है, लॉजिकल जस्टिफिकेशन देती है। फिर उसके बाद मिस्टिसिज्म रिलीजन की एक ब्रांच है जिसका फिलॉसफी के साथ ये लिंक है। मींस कि आपने उस तरीके से उस इंट्रोडक्शन को सम अप कर दिया एक पेज में। फिर आगे आप डिफाइन फिलॉसफी और हर ब्रांचेस, अब ये आपने इसमें से 20 नंबर लेने हैं। अब आपको अगर फिलॉसफी की ब्रांचेस क्लियर है, तो फिर आप इसमें से 10-12 सफ़े लिखें कि फिलॉसफी की 4 से 5 डेफिनेशन लिखें, ब्रांचेस हैं तो मेटाफिजिक्स, अब आपके पास स्पेस लंबी है ना, तो मेटाफिजिक्स में आइडियलिज्म है, मटेरियलिज्म है, स्केप्टिसिज्म है, फिर आगे अगली ब्रांच 7 ब्रांचेस हैं, तो 7-8 सफ़े आप बना सकते हैं। तो उसमें आप उसको पहला सवाल इस तरह का अटेम्प्ट कर लें कि आप उसको बता दें कि मुझे शुरू से लेके अभी तक की फिलॉसफी क्लियर है, तो आपका इम्पैक्ट अच्छा। ये तो आप देखें, यू हैव टू प्ले विद द साइकोलॉजी ऑफ एग्जामिनर, नंबर गेम है सारी, तो आपने एग्जामिनर से कैसे नंबर लेने हैं उसकी साइकोलॉजी के साथ प्ले करना है। क्या आपने उसको ये बताना है कि ना सिर्फ मुझे ये सब्जेक्ट आता है, बल्कि जो तुम पूछ रहे हो उसको मुझे उस हिसाब से लिखना भी आता है। तो हर सब्जेक्ट की कोई अपनी लैंग्वेज होती है, तो अगर आप फिलॉसफी अच्छी बुक से पढ़ेंगे तो आपकी वो लैंग्वेज भी बनेगी, वो लैंग्वेज के हिसाब से आप लिखेंगे, फिर आपके नंबर ज्यादा अच्छे हैं। हर सब्जेक्ट की, हिस्ट्री की अपनी लैंग्वेज है, पॉलिटिकल साइंस की अपनी लैंग्वेज है, तो फिलॉसफी की भी अपनी लैंग्वेज है। तो तैयारी में यही है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हों, और फिलॉसफिकल एवोल्यूशन फ्रॉम ग्रीक्स टू मॉडर्न इरा, आपकी ये जो 10-12 बड़ी पर्सनैलिटीज हैं, इनके ऊपर आप क्लियर हो कि इनकी मेटाफिजिकल, इनकी एपिस्टेमोलॉजिकल, इनकी ओंटोलॉजिकल, पॉलिटिकल, एथिकल थ्योरीज क्या हैं। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन ये था सर कि पीएमएस अक्सर की जो
पीएमएस के जो मुस्लिम पार्ट है philosophy का, साइंस उसका एंड बता फिलॉसफी वर्सेस रिलीजन। यार एक एक करके पूछो, कोई समझ नहीं आई। सर मेरा पीएमएस की लास्ट जो क्वेश्चन मुस्लिम ये था। फिलोसफी है उसके बारे में बता दें कि कौन सी बुक्स इस्तेमाल करनी है। अच्छा, उसमें प्रॉब्लम आता है कि मुस्लिम फिलॉसफी के लिए वैसे तो एमएम शरीफ की किताब सबसे बेस्ट है, लेकिन एमएम शरीफ की इतनी मुश्किल बुक है कि आप लोगों को समझ नहीं आएगी कि उसने लिखा क्या। तो उसमें ये जो मैं स्लाइड शेयर करूंगा या नोट शेयर की, उसमें बुक मैंने मेंशन की है एक दो। वो एक बड़ी, मुझे नाम ऑथर का भूल गया है, नहीं वो नहीं है, और नाम भूल गया, उसने आसान लिखी हुई है, वहां से आप तैयार कर सकते हैं मुस्लिम फिलॉसफी। और बाकी है कि अब मुस्लिम फिलॉसफी एक उस बुक से कर सकते हैं, और मॉडर्न जो इकबाल की है उसमें एक दो ना अच्छे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, मतलब पेपर्स हैं, और वहां से आप इकबाल को अच्छा तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास अब तो टाइम नहीं है अगली अटेम्प्ट के लिए, फिर आपको इकबाल की बुक भी पढ़ लेनी चाहिए, छोटी सी बुक है। तुम सर अस्सलाम वालेकुम सर। नहीं वो एक्सक्यूज मी सर। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ, जी सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी श्योर। सर ये इस तरह जो इंट्रोडक्शन के अंदर या दो पार्ट होते हैं किसी क्वेश्चन के, मतलब वो एक क्वेश्चन पूछता है लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरन, आगे वो ये कह रहा होता है कि डिफाइन सेपरेशन ऑफ पावर, या आगे वो इसको कहता है इसको लिंक करे सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। सर इसका इंट्रोडक्शन किस तरह लिखेंगे, या इस तरह का कोई भी और क्वेश्चन आता है इसमें दो पार्ट जो होते हैं वो डिफरेंट होता है, या टू पॉलिटिकल फिलोसफर जो होते हैं उनको कंपेयर कर रहा होता है? अब ये डिपेंड करता है कि आपकी राइटिंग कितनी फोर्सफुल है, आपके एक्सप्रेशन का क्या स्टाइल है, आपकी नॉलेज की उसके ऊपर कितनी डेप्थ है। वहां से मतलब अगर आप लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरन ये हॉब्स किया, तो आप इसको यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि थ्रू दिस स्टेटमेंट हॉब्स ने पॉलिटिक्स को देखने का, समझने का तरीका ही बदल दिया। मतलब आप उसको किसी भी एंगल से कर सकते हैं, लेकिन मेन यही है कि पहली कोशिश करें कि आप 3 से 4 लाइनों में उसको एक्सप्लेन करें कि वो है क्या, और आगे फिर उसको 4 से 5 लाइनों में जिसके साथ भी वो रिलेशनशिप है उसको स्टैब्लिश कर दें। सर ये इसके साथ रिलेशन तो नहीं बनता, ये इसका हॉब का सेपरेट है और जो मॉक सॉरी जो मोंटेस्क्यू है उसका अलग है, तो सर इसके साथ उसका रिलेशन बनता नहीं। हॉब्स जैसे वो ये की कह रहे सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी नहीं है। सर मैं ये कह रहा हूँ कि हॉब के बारे में उसने फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट ये था कि लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरन, आगे उसने सेपरेशन ऑफ पावर अलग दिया हुआ है मोंटेस्क्यू के साथ, और फिर क्वेश्चन के अंदर ये भी मेंशन था कि सुप्रीमेसी ऑफ जो है ना लॉ उसको डिफाइन करें और ये जस्टिफाई कौन सा करें। पेपर है? चलिए एक पॉलिटिकल साइंस के अंदर क्वेश्चन था। पॉलिटिकल साइंस का कौन से साल का पेपर है? मुझे तो ये नहीं कभी भी सवाल मेरी नजर के सामने से गुजरा। सर ये हमारा मॉक हुआ है उसके अंदर नवीद मॉक पे भाई मैं नहीं बिलीव करता, मेरे पास लेके आए जो पेपर में क्वेश्चन आया जिसने ये सवाल बनाया, मतलब लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन, सॉरी टू से हॉब्स की सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी नहीं है। सेपरेशन ऑफ पावर की तो 2 बंदों की थ्योरी है, लॉक की है, और लॉक की भी लार्जली सेपरेशन ऑफ पावर है बिटवीन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, और मोंटेस्क्यू की है कि सर मेरा सवाल ये सर एक्चुअली मैं ये कह रहा था कि उस क्वेश्चन स्टार्ट में ये था, ये बिल्कुल ठीक। अब कोशिश करें फिलॉसफी पे क्वेश्चन मेरे से पूछें। हेलो सर वो क्वेश्चन ही गलत था, सर वो क्वेश्चन ही गलत था, मैंने देखा था। सर ऑब्जेक्टिविज्म और सब्जेक्टिविज्म में डिफरेंस बता दें। मैं यार सिविल इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियरिंग की थी। हेलो सर। जी सर सब्जेक्टिविज्म और ऑब्जेक्टिविज्म में डिफरेंस बता दें प्लीज। हाँ, सब्जेक्टिविज्म और ऑब्जेक्टिविज्म में यह है कि सब्जेक्टिविज्म इज व्हाट इज इनसाइड आवरसेल्फ, के सेल्फ मतलब आपके ईगो, आपकी अंडरस्टैंडिंग। ऑब्जेक्टिव है आउटर वर्ल्ड, फिजिकल रियाम, व्हाट एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ योर सेल्फ, वो ऑब्जेक्टिविज्म है। सब्जेक्टिविज्म है व्हाट एग्जिस्ट इनसाइड यू, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स। मैंने नस्ट से की थी। एक्सक्यूज मी सर। जी
सर ये अगर कोई क्वेश्चन आता है किसी फिलोसफर पे, उसकी अगर फर्ज करें हम कि ओंटोलॉजिकल पार्ट में से आ जाता है, तो उसके हम बैकग्राउंड में बाकी जो उसकी होंगी ब्रांचेस, एपिस्टेमोलॉजी या मेटाफिजिक्स, वो मेंशन करेंगे, या अगर वो नहीं करते तो वैसे भी काम? यार देखो, करनी चाहिए, लेकिन उसको रिलेट करना है, हवा में नहीं कर देना। कि जैसे कोपर्निकस थ्योरी उसने पूछा, एपिस्टेमोलॉजी से क्वेश्चन था कांट का, लेकिन उसकी मेटाफिजिकल इंपोर्ट क्या है वो आप बता सकते हैं कि मेटाफिजिकल प्रोपोजिशन अराइजिंग आउट ऑफ एपिस्टेमोलॉजी ऑफ कांट, वो आप हेडिंग दे के 3 से 4 बता सकते हैं कि वो, और कलेक्टिवली फिर इन दोनों ने कैसे कोपर्निकस रेवोल्यूशन काज किया। ये अब देखे ना, ये आपकी अपनी आर्ट है हर बंदे पे कि आप कैसे वो कंसेप्ट्स को कोरिलेट करके, इंटरलेट करके और फिर उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। हर्ले बुक है उसकी ना, इंट्रोडक्शन टू लॉजिक बाय हर्ले, वो पीडीएफ फॉर्मेट में आप गूगल करेंगे ना तो आपको फौरन मतलब वो पहली एक आधी बुक ही होगी जो मिल जाएगी। सर पीएमएस में हर क्वेश्चन का जो आंसर होता है, कितने एवरेज नंबर ऑफ वर्ड्स होने चाहिए? कितने नंबर ऑफ वर्ड्स होने चाहिए? यार ये नहीं मैटर करता यार। मेरी उस टाइम तो थी फिलॉसफी, इस्लामिक हिस्ट्री और अरेबिक 2015 में, तो अरेबिक उस दफा पहली दफा ही अरेबिक में आ गई, तो वो बड़ा धचका लगा। बाकी तो फिलॉसफी और इस्लामिक हिस्ट्री में नंबर अच्छे थे। और वैसे मैं जो सब्जेक्ट सिलेक्शन समझता हूँ, मेरे छोटा भाई उसने अपीयर हुआ, उसने उसका क्लियर भी हो गया, उसका सब्जेक्ट सिलेक्शन अच्छा था। कि वो आपको ये करना चाहिए कि सब्जेक्ट सिलेक्शन वो उठाएं कि जिसमें आपके थोड़े टाइम में सब्जेक्ट्स तैयार हो जाए जो इंटरलेट करते हैं। जैसे मैं समझता हूँ कि फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, यूरोपियन हिस्ट्री, जेंडर स्टडीज, ये अच्छा कॉम्बिनेशन है कि ये बड़ा आपस में ना इंटरलेट करता है। और आखिरी ग्रुप में से यहाँ आप सोशियोलॉजी उठा लें, या एंथ्रोपोलॉजी उठा लें, या पंजाबी उठा लें। एंथ्रोपोलॉजी भी अच्छा सब्जेक्ट है कि एंथ्रोपोलॉजी से भी आपकी काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं, और वो भी इसके साथ इंटरलेट है। मेरा ख्याल है कि अब इसको कंक्लूड कर दिया जाए। चलें, सर आपकी तरफ से कोई मॉक हमें मिल सकता है सर? टेस्ट में ले सकता हूँ, आप लोग तैयारी कर लें, मैं टेस्ट। सर जो आपने मॉक सर टेस्ट ले लें लाजमी, पेपर तैयार किया हुआ सर। ये टेस्ट वगैरह की इंफॉर्मेशन जो है ना वो आप इधर यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन से राब्ता करके ले लें। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ऑब्जेक्टिव के हवाले से बता दें सर, ऑब्जेक्टिव कहाँ से प्रिपेयर करें? मैंने आपको आगे ऑलरेडी एड्रेस कर दिया ये क्वेश्चन कि अगर आप फिलोसफर्स को अच्छा करते हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स आपके वैसे ही एड्रेस हो जाते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स यहाँ वो कॉन्सेप्ट्स पूछ लेता है कि ये कॉन्सेप्ट किसका है, यहाँ वो बुक पूछ लेता है, या फिर वो कोई ना कोई आइडिया जो है उसके डिस्कशन कर लेता है। कुछ स्टेटमेंट पूछ लेता है कि ये स्टेटमेंट किस फिलोसफर की है। ओके सर, थैंक यू। और सर एक वर्कशॉप और जो है वो अरेंज कर दीजिएगा। चले मैं आई सर हम बड़े सर फुल साइंस के साथ अगर आइला, यूरोपियन हिस्ट्री और गवर्नेंस साइड का पॉलिसी रखते हैं, ये किस तरह कॉम्बिनेशन है, अच्छा होगा या नहीं? गवर्नेंस, पब्लिक पॉलिसी, इंटरनेशनल लॉ और यूरोपियन हिस्ट्री। यूरोपियन हिस्ट्री ठीक है, चलने तो अब रख लिया। वैसे गवर्नेंस का ये है कि उसका पेपर बड़ा मुश्किल आया था 21 वाला। अच्छा, डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। पब्लिक एड किस तरह से? हाँ जी, पब्लिक एड का भी, पब्लिक एड में नंबर ठीक आ जाते हैं, लेकिन यार ये सब्जेक्ट्स जो है ना, इसमें मॉडर्न थेरीज इतनी ज्यादा आ गई हैं, इतने ज्यादा बंदों का काम है कि आप किस किस को तैयार करें। ये जो थोड़े क्लोज सब्जेक्ट हैं जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, फिलॉसफी हो गया, यूरोपियन हिस्ट्री हो गया, इसमें एक्सपेक्टेड होता है कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखे ना, मार्क्स के बाद एक आधा फिलॉसफर ही आया, वरना फिलॉसफर कोई नहीं। फिलॉसफर बनने के लिए बड़ा आला मुकाम चाहिए होता है। तो आप तारीख देखें तो 10-12 फिलॉसफर हैं पूरे।
तो वो आपको वो तैयार करने हैं। इसी तरह पॉलिटिकल फिलॉसफी भी मार्क्स के बाद कोई फिलॉसफी नहीं आई है। जी सर। तो वो भी आपको वो क्लोज एरियाज मिल जाते हैं कि आपने बस इधर से तैयारी करके और ये वाले बंदे तैयार करने हैं। अब ये जो मॉडर्निस्टिक सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे बंदे बड़े आ गए हैं, हर बंदा ही अब वो साइंसदान है, पीएचडी कर लिया और थीसिस लिखे हुए हैं, तो वो इतने ज्यादा बंदे हैं कि आप किस किस को तैयार करें, ये डिफरेंस है इनमें। अस्सलाम वालेकुम सर। भाई सलाम। सर मेरा छोटा सा सवाल है सर, जो ये शॉर्ट नोट्स आते हैं एम्पिरिसिज्म पे, आइडियलिज्म पे, रैशनलिज्म पे, सर इनका स्ट्रक्चर कैसे होगा सॉल्व करने का? पहले इनके यार प्रीमिसेस अब बता इनका के। स्ट्रक्चर ये है कि रैशनलिज्म आ गया ना, तो सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखें, रैशनलिज्म की 2 से 3 डेफिनेशंस लिखें, फिर रैशनलिज्म के आगे आप उसके करैक्टरिस्टिक्स या उसके फिलोसोफर्स इसमें ऐड करने हैं जो उसके आप होंगे। कर सकते हैं ना, जैसे प्लेटो रैशनलिज्म पे क्या कहता था, अरिस्टोटल रैशनलिज्म पे क्या कहता है, डिकार्ड रैशनलिज्म पे क्या कहता है, हैगल रैशनलिज्म पे क्या कहता है। आप और सर इनको ऐड क्रिटिसिज्म कर लिख सकते हैं इस पे, हाँ किसी जी और का क्रिटिसिज्म इसमें ऐड कर सकते हैं सर? करना चाहिए। जितना जो एम्पिरिसिज्म है वो रैशनलिज्म के ऊपर क्रिटिसिज्म है। ठीक सर, थैंक यू सर। पास पेपर के मुताबिक तैयारी कर रहे क्या यार सर, चीजें है ना, पास आपने मुख्तलिफ चीजें तैयार करके रखी हुई हैं, ब्लॉक्स हैं, सवाल आ गया आपने ब्लॉक्स उठा उठा के लिखने, चीजें वही हैं। फिलॉसफी का ये पेपर का ये है कि आप 20 सफ़ों में अगर आपने जितनी भी तैयारी की है, आप जो क्वेश्चन आते हैं तकरीबन सारा कुछ उसमें इंटरलेट करके लिख सकते हैं। सर जी जी सर, यूरोपियन हिस्ट्री का ओवरलैपिंग है पॉलिटिकल साइंस और फिलोसफी। समझ लगी? सर यूरोपियन हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसका ओवरलैपिंग है पॉलिटिकल साइंस और फिलोसफी। हाँ, पॉलिटिकल साइंस से तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि देखें आप ये देखें ना, जो मॉडर्न थॉट्स हैं सारी वो डेवलप हुई हैं, इवॉल्व हुई हैं मॉडर्न यूरोप में। मॉडर्न यूरोप में भी पर्टिकुलरली 18th 19th और 20th सेंचुरी के अंदर, तो जो भी आप सब्जेक्ट उठाएंगे उसका यूरोपियन हिस्ट्री के साथ लिंक आ जाएगा। मेरा ख्याल अब इसको कंक्लूड करते हैं, क्वेश्चन तो फिर वालेकुम सलाम। अब 1-2 क्वेश्चन मैं लूंगा। सर जी आपने जी एक बुक बताई थी, आपने कहा था कि उसको आप फिलोसफी के लिए भी पढ़ सकते हैं और आर्ग्यूमेंट, ऐसे आर्ग्यूमेंट बिल्ड करने के लिए भी पढ़ सकते हैं, वो हाँ बुक जी, आप काइंडली दोबारा बता दें। वो है हर्ले की लॉजिक, इंट्रोडक्शन टू लॉजिक बाय हर्ले। वो मैं ये शेयर कर दूंगा इनके साथ में ये स्लाइड्स भी, तो वो वहां उसके अंदर बुक्स लिखी हुई हैं। सर पास पेपर को लेके चल सकते हैं? चलना ही पास पेपर्स को लेके चाहिए, वरना तो फिलॉसफी जी सर, इतना थैंक बड़ा यू। सब्जेक्ट है कि आप कभी भी इसको सारा नहीं कर सकते। आपका फोकस ही पास पेपर्स पे होना चाहिए। चलें जी, ठीक हो गया फिर आप लोगों के। थैंक यू। थैंक यू सर। कर सकता थैंक यार, यू मैं सर। भी अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। तो मैंने कुछ नहीं थैंक यू सर। थैंक यू। तो कुछ नहीं होता यार, सब्जेक्ट तो कोई फिलॉसफी तो अगर आप थोड़ा जल्दी तैयार हो जाते हैं। थैंक यू सो मच।